हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपका रिविहान के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर, जो आपको बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में आपकी हेल्प करेगा। रिविहान एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है पर्सनलाइज और इंटरेक्टिव लेक्चर्स। बहुत अच्छे तरीके से और भी डिटेलिंग में पढ़ाई करना चाहते हैं, एक एक चीज एक एक डाउट को पूछना चाहते हैं, तो आप रिविहान का ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और बात कीजिए हमारे एक्सपर्ट से, क्योंकि यहाँ पर आपको 24 घंटे मिलती रहेगी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का मौका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसकी जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा के बारे में, जो क्वार्टरली एग्जाम होता है ना, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही साथ फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के बढ़िया बढ़िया से जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं, या पिछले साल में आए, पिछले वर्षों में आए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके के बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन हैं, उनको हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर, जो कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होता है। हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेसिकली क्वार्टरली एग्जाम की बात कर रहा हूं, त्रैमासिक परीक्षा की बात कर रहा हूं, जो बहुत ही जल्दी आपके नजदीक आ चुकी है। तो चलिए इसमें बता दूं मैं आपको, इसमें आपके टोटल 7 अध्यायों को कवर किया जाएगा। अध्याय 1 है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता अध्याय 2 है, और इसी प्रकार से 7 चैप्टर जो है हमारे 7 अध्याय हैं, उसको इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। अब कैसे कवर करेंगे सर? इसमें हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या कह लीजिए जो पिछले वर्षों में प्रश्न रिपीट हो चुके हैं, उन प्रश्नों की तैयारी करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसे करने से आपके क्वार्टरली एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी और हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके त्रैमासिक परीक्षा में आपको मिल जाएं और आप बहुत अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। चलिए पहला प्रश्न, दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? इस कथन का सत्यापन कीजिए। भैया प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि दो बल रेखाएं, अब बल रेखाओं का मतलब क्या हुआ भैया? बल रेखाओं का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं भी कहूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आओ भाई इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र की रेखा कुछ इस प्रकार से बनती है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं सर, यदि यहां पर मुझे निकालना है कि इसकी दिशा क्या है, तो इसकी दिशा के लिए क्या खींचना होगा? मुझे इस पर एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी। क्या खींचनी होगी? मुझे एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी। चलिए भाई, कहता हूं यदि मान लेते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, मतलब प्रतिच्छेद करती हैं, तब की कहानी है। मान लेते हैं एक यहां पर बना और मान लेते हैं एक यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, और मैं कहता हूं सर एक और स्पर्श रेखा बन सकती है जो कुछ इस दिशा में बन सकती है। तो क्या एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो सकती हैं? सर समझ में नहीं आया, आओ भाई और अच्छे से डिटेल में समझाता हूं। मैं कहता हूं पहली बार में मैं यहां पर गया, ठीक है, चलो दूसरी बार में मैं सामने की ओर आया। अब आपसे कोई पूछे कि सर कहाँ गए थे, तो तुम क्या बोलोगे? सर यहाँ गए थे या यहाँ गए थे? फिर दोनों हाथ निकालोगे कि सर यहाँ गए थे। क्या एक साथ एक ही टाइम में मैं दो दिशाओं में जा सकता हूं? नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि 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 यदि ये प्रतिच्छेद करेंगे तो एक ही बिंदु पर, ये कह लीजिए प्रतिच्छेद होने वाले बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, और जिसके कारण दो दिशाएं मिलेंगी, जो कि संभव नहीं है। क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है सर। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या हमारे पास? विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना है। क्या प्रश्न है? विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। इसका SI मात्रा को विमीय सूत्र लिखिए। आओ भाई विद्युत फ्लक्स से तुम्हें परिचय करा दूं। चलो भाई, विद्युत फ्लक्स क्या हुआ करता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? कह रहे हैं सर एक काम करते हैं, विद्युत फ्लक्स यदि आपको निकालना है तो इससे कितनी, ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं इससे कितनी क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं 90 डिग्री बनाते हुए बाहर की तरफ आ रही हैं। मान लेते अभी एक ही रेखा आ रही है, इसकी गिनती कर लो कितनी है? एक। तो यही कहलाएगा हमारे लिए विद्युत फ्लक्स। किसी भी पृष्ठ से लंबवत, लंबवत मतलब कि 90 डिग्री बनाते हुए जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हो, उनकी संख्या ही क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। सर कंफ्यूजन वाली बात है, दिव्य दृष्टि तो किसी ने दी नहीं हमको कि हम गिन लें इमेजिनरी की, सर एक निकली कि दो निकली कि तीन निकली। अब क्या करोगे? अब तो तुम फंस जाओगे। तो आओ भाई तुम्हें बताता हूं इसका सूत्र। इसका एक बढ़िया सा सूत्र भी होगा, इसको फाइ से निरूपित करते हैं, और ये हो जाएगा सर ई ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, जहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है,
ए मतलब एरिया अर्थात क्षेत्रफल है, और कॉस थीटा, ये जो थीटा है ये इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, चलो अब अपने से पूछा गया सर इसका SI मात्रक बताओ, बता देते हैं। SI मात्रक क्या होगा, देखो भाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र, क्या होगा SI मात्रक सर न्यूटन प्रति कूलाम। अब यदि क्षेत्रफल की बात करो तो सर ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो उत्तर क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसका SI मात्रक हो गया। अभी बात करते हैं विमीय सूत्र की, आओ भाई विमीय सूत्र क्या हो जाएगा सर, विमीय सूत्र निकालना है, बहुत ही इजी सा टास्क है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र बताओ, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, आओ भाई मैं तुम्हें कहता हूं कि क्या किया अपन ने। ठीक है, इसको मैंने कहा सर ये बल है, ठीक है, और इसके बटे में क्या है सर आवेश है, मल्टीप्लाई में क्षेत्रफल ए है सर। चलो बल का विमीय सूत्र तो मैं मालूम होगा क्या होता है सर, MLT-2 बिल्कुल होता है, और ए मतलब कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब भुजा गुणित भुजा, तो L की घात 2। ठीक है, और नीचे क्या आ गया ए, ये क्या है भाई, ये तो आवेश है, आवेश मतलब कि चार्ज, और आवेश जब जब आवेश का नाम आए तब तब मेरा नाम याद रखिएगा अभिषेक तिवारी, अभिषेक तिवारी को हम शॉर्ट में लिखेंगे AT, अर्थात मैं आवेशित हूं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े, क्या हो जाएगा अपने पास M, और L की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, कितनी हो जाएगी सर L की पावर हो जाएगी 3, A की पावर कितनी हो जाएगी सर, पहले T का हिसाब लगाते हैं, ये 1 है, ऊपर जाएगा कितना माइनस, तो माइनस का 3, और A की पावर कितनी हो जाएगी सर माइनस का 1। तो क्या ये तुम्हें समझ में आ गया है, बिल्कुल। तो यदि तुम्हें विद्युत फ्लक्स समझ में आ गया है, आओ बढ़ते हैं बढ़िया से अच्छे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, और देखते हैं वो हमारे सुंदर सुंदर से अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस क्या हैं। और यदि तुम्हें और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे हरिविहान के बढ़िया बढ़िया से बैचेस को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, देखते हैं क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, यह अदिश राशि है या सदिश है, इसका SI मात्रक और विमीय सूत्र लिखो। आओ भाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता था, कहते हैं सर दो बिंदु आवेश, एक प्लस का Q एक माइनस का Q और एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी 2a के में रखे हूं, तो इसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, एक ऐसा निकाय जिसमें दो विजातीय आवेश, ठीक है, दो अल्प, अल्प क्यों कहूंगा भाई, बहुत छोटे छोटे मैग्नीट्यूड लेना ज्यादा इजी होगा, दो अल्प कह सकता हूं या फिर कह लो दो विजातीय आवेश लेकिन जिसका परिमाण सेम हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, तो इस प्रकार के निकाय को हम क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, इसे कहते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। अब अपन आते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। कह रहे हैं सर एक काम कीजिए, दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, मतलब आवेश ले लीजिए, और दोनों के बीच की दूरी 2a से गुणा कर दीजिए। ठीक है, कोई भी एक आवेश ले लीजिए और दोनों के बीच की दूरी 2a से उसका क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल की जो लंबाई है, डायपोल मतलब अंग्रेजी में बोलती है, हिंदी बताते हैं, द्विध्रुव की जो लंबाई है उसको लीजिए और किसी भी एक आवेश से गुणा कर दीजिए। क्या कह रहा हूं, द्विध्रुव की लंबाई मान लेते हैं ये कितनी है 2 मीटर है, वैसे होगी नहीं, मैं कह रहा था ना अल्प होगी, बहुत छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये 2 मीटर है और ये 10 कूलाम का आवेश है, क्या करना है गुणा कर दो, 2 का 10 से गुणा कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा सर, इसका होता है कूलम, दूरी का होता है मीटर, तो ये हो गया सर कूलम मीटर। लो भाई ऐसा ही मात्रक भी आ गया है, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, जी नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, पूछा सदिश राशि है या अदिश राशि है। देखो भाई तुम पहले समझ चुके हो क्या लगा हुआ है भाई, एरो लगा हुआ है, और एरो जब जब लगा होगा ऊपर की तरफ इसका अर्थ क्या है, यह एक सदिश राशि है। अब सर यदि आप कहते हैं कि यह एक सदिश राशि है, सर यदि आप कहते हैं कि यह एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी, आओ भाई समझा दो इसकी दिशा क्या होगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि द्विध्रुव की दिशा क्या होती है यदि एक सदिश राशि है। तो आओ भाई यहां पर बता दू, नेगेटिव से, कहां से, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है इस वैद्युत द्विध्रुव की दिशा। क्या तुम्हें यह बात समझ में आ गई, जी सर। आगे और कुछ पूछा है सर, विमीय सूत्र भी पूछा है। अब इसका विमीय सूत्र मैं तुम्हें बताऊं बहुत गलत बात होगी। देखो भाई अभिषेक तिवारी जी आवेशित है, ठीक है, जब जब आवेश का बात आएगी, जब जब चार्ज की बात आएगी, किसका नाम याद रखो कोई, मेरा क्या नाम है, अभिषेक तिवारी, शॉर्ट में बोलेंगे AT। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन शॉर्ट में सर, शॉर्ट में बोलेंगे AT, और 2a मतलब की दूरी है, दूरी मतलब की L, तो ये हो जाएगा सर LAT। तो सीधा सीधे मैं बात करूं तो LAT ना करके हम कहते हैं सर M0 L और फिर T
और क्या आ जाएगा सर, ए आ जाएगा। ठीक है, तो LAT को थोड़ा प्रॉपर वे में लिख दिया है। क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है? जी सर, चीज समझ में आ गई है। तो चलो भाई देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। त्रैमासिक परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाने वाले प्रश्न हो सकते हैं ये। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं प्रश्नों का संग्रह है जो पुराने समय में आ चुके हैं, पिछले वर्षों में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है। किसे परिभाषित करना है सर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? आओ समझते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे सर, मान लेते हैं यहाँ पर एक धन आवेश है। क्या मान लेते हैं सर? मान लेते हैं यहाँ पर अपने पास एक धन आवेश है। अब ये धन आवेश क्या करेगा? आसपास अपना एक क्षेत्र बना लेगा। क्या बनाएगा? अपने आसपास एक बढ़िया सा अपना क्षेत्र बना लेगा, जिसे हम कहेंगे सर विद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे? याद करो, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, चलो भाई अब मैं कहूं कि सर यहाँ पर यदि एक दूसरा धनावेश है, तो क्या इस धनावेश से इस धनावेश को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या अभी वो परेशान करेगा? नहीं करेगा। ध्यान रखो, धन और धन दोनों आवेश सेम है, और दोनों आवेश सेम होने के लिए इनको अपन कहेंगे सजातीय। सजातीय आवेश का मतलब है सेम जात के हैं, एक ही जात के कहा है भैया। कैसी जात के हैं? एक ही जात के हैं, अर्थात सजातीय आवेश है। कैसे आवेश है? सजातीय आवेश। कैसे आवेश है? सजातीय आवेश, एक ही जात के सजातीय आवेश। और दूसरी बात, यदि मैं कहूं विजातीय आवेश, विजातीय मतलब क्या कहला जाएंगे? अलग अलग जात के, मतलब एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। वापस आते हैं कॉन्टेक्स्ट पर कि हम क्या पढ़ रहे थे। कॉन्टेक्स्ट बोला क्या? कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, अब ये धन आवेश है, वो धन आवेश है, बोलो इसके बीच में क्या होगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण? सर बोलते हैं हम प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण होगा। अभी ध्यान देना, ये जो धनावेश है, बाहर वाले की बात कर रहा हूं, ये क्या इसके क्षेत्र से बाहर रखा हुआ है? क्या है? इसके क्षेत्र से बाहर रखा हुआ है। अभी ये परेशान नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये धनावेश अंदर आता है, क्या होगा? जैसे ही ये धनावेश अंदर आता है तो क्या हो जाएगा कि सीधी सीधी बात हो जाएगी कि सर ये धनावेश तो अंदर आ गया है, अब ये प्लस वाला प्लस वाले को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा, उस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल लगाएगा। मैं कहता हूं सर आवेश के ऊपर जितना बल लगेगा, ध्यान से समझना, सूत्र भी कहला सकता है सर, आवेश के ऊपर जितना बल लगेगा वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। क्या तुम्हें चीज समझ में आ रही है? सूत्र समझाया है, आवेश के ऊपर जितना बल लगेगा, मतलब क्यू के ऊपर क्या लिखना है? एफ। मैं कह रहा हूं आवेश के ऊपर जितना बल लगेगा वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है भाई। मैं कह रहा हूं सर 2 कूलाम का चार्ज लेकर आता हूं, बिल्कुल कहता हूं 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या लेकर आया मैं? 2 कूलाम का चार्ज लेकर आया, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ई बराबर क्या हो जाएगा सर? 10 बटे में 2, 5 न्यूटन पर कूलाम। इतना इजी सा सवाल था सर। ऊपर क्या है? बल मतलब कि न्यूटन, नीचे क्या है? आवेश मतलब कि कूलाम। ये हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। क्या कोई परेशानी वाली बात है? जी नहीं सर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार अब अच्छे से डेफिनेशन के रूप में समझते हैं। मैं कह रहा हूं किसी एकांक, ध्यान से समझना, किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, किसी एकांक, अभी ये कैसे आ रहा है सर? देखो यदि मैं कहूं कि Q का मान यदि 1 कूलाम रख दूं, नीचे 1 रखूंगा तो E किसके बराबर हो जाएगा सर? F के बराबर हो जाएगा। कब? जब क्या हो? Q 1 कूलाम का हो। तो किसी एकांक धनावेश या कह लो किसी एकांक परीक्षण धनावेश के ऊपर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तुम्हें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छे से समझ में आ गई है। क्या कोई परेशानी वाली बात है? जी नहीं सर। तो आओ भाई इसे करता हूं क्लीन, बढ़ता हूं आगे और देखता हूं अपना अगला प्रश्न क्या है। आवेश का क्वांटमीकरण। बहुत बढ़िया सवाल। इसके बेस पर एक बढ़िया सा सवाल है जो मैं तुम्हें अभी दूंगा, और तुम कमेंट में करके बताना कि उस सवाल का उत्तर क्या है। ठीक है, कमेंट करके बताना। बहुत अच्छे सा कॉन्सेप्ट है, तुम जानते भी होगे यदि तुमने अभी तक पढ़ाई की होगी। ठीक, चलो प्रश्न है, विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं? क्या प्रश्न है? विद्युत आवेश, अभी लिखा क्वांटीकरण, क्वांटमीकरण कहते हैं, क्वांटीकरण भी कह सकते हैं अपन, वैसे अपना सही नाम क्या होगा? क्वांटमीकरण। तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना क्वांटमीकरण। तो आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं? आओ भाई समझा दो आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। देखो सीधी सी बात, ध्यान देना, सीधी सी बात क्या है? सीधी सी बात यह है कि सर मैं कहता हूं एक बॉडी ये, क्या है? एक बॉडी ये है और एक बॉडी यहां पर है। ठीक है, अब मैं कहूं इसमें से इसमें यदि मैं दोनों को रगड़ देता हूं, घिस देता हूं, तो क्या होगा? आवेश का ट्रांसफर होगा। नहीं समझे? देखो ऐसे पेन को ऐसे बालों में
घुमाया होगा, घिसा होगा, रब किया होगा, और यही जब आपने बहुत अच्छे तरीके से रगड़ा होगा, इसको घिसा होगा, तो क्या होगा, कागज चिपके होंगे। और जब कागज चिपके होंगे तो इसका मतलब क्या, किसी ना किसी प्रकार से ये पेन या आपके हाथ में रखी हुई स्केल आवेशित हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉनों का यहां से वहां क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब समझना, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का यहां से वहां ट्रांसफर हुआ, तो क्या एक कूलम का चार्ज जाएगा, या कह लो क्या एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्या तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या फिर 3.5 इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, ये प्रश्न है। तो आपको बता दूं 3.5 इलेक्ट्रॉन जाना पॉसिबल नहीं है। इसको कुछ इस प्रकार से याद रखेंगे आप लोग कि मान लेते हैं क्लास में आपके 20 स्टूडेंट्स है, कितने, 20। मैं कहता हूं भाई 2 स्टूडेंट को बाहर कर दो, कर दोगे। मैं कहता हूं 3 स्टूडेंट को बाहर कर दो, बोलो कर दोगे। ठीक है, मैं कहता हूं एक काम करो 3.5 निकाल दो। आप क्या करोगे, 3 स्टूडेंट निकाल दिए, एक को आधा काटा, क्या नहीं कर पाओगे ना ऐसा। ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो चार इलेक्ट्रॉन जाएगा। बोले 4.5, बोले नहीं जाएगा, बोले 4.25, नहीं जाएगा। काट नहीं सकते आप इलेक्ट्रॉन को। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सर, वो होता है 1.6 × 10 की घात -19 का कूलम। और यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो माइनस का चार्ज आएगा इस पे, और यदि मैं इसी को प्रोटॉन कहता हूं तो प्लस का 1.6। और इसे मैं क्या कहता हूं सर, मैं इसे कहता हूं मूल आवेश। क्या कहता हूं मैं इसे सर, इसे मैं कहा करता हूं मूल आवेश। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, जी नहीं सर। तो आओ भाई मैं तुम्हें समझाता हूं। अब तुम्हें पता है एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज, 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। दो इलेक्ट्रॉन गए तो दो का गुणा कर दोगे, तीन इलेक्ट्रॉन गए तो तीन का गुणा कर दोगे, चार इलेक्ट्रॉन गए तो चार का गुणा कर दोगे, और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो माइनस का निशान। प्रोटॉन का ट्रांसफर होता तो प्लस का, वैसे प्रोटॉन हो नहीं सकता, तुम भी जानते हो। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि हमेशा पूर्णांक समझते हो ना, 1 2 3 4 5, ये पूर्णांक कहलाते हैं। तो कह रहे हैं किसी भी वस्तु में पाया जाने वाला आवेश, मैं कहता हूं ये क्यू बना रहा हूं मैं, ठीक है, क्यू बराबर n गुणित में ई। किसी भी वस्तु में पाया जाने वाला आवेश एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश होता है वो मिलेगा, दो इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश होता है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्यू बराबर एन, जहां पर एन क्या है सर, एन हो सकता है अपना +-1 +-2, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस हटा देता हूं मैं, Q = n ही लिखता हूँ। ठीक है, और ऐसे +-3 +-4 आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है, जी सर ये वाली चीज समझ में आ गई है। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल सर बढ़ सकते हैं, करते हैं क्लीन, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना सुंदर सा अगला क्वेश्चन। पर सर आपने तो बोला था एक बढ़िया सा प्रश्न पूछेंगे आपसे प्रश्न, और आपको देना होगा इस प्रश्न का बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से जवाब, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं कि एक कूलाम आवेश में, क्या प्रश्न है मेरा, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं एक आवेश में, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलो भाई अब तुम्हें कमेंट करके बताना है, सॉल्व कैसे करना है, Q बराबर एन का सूत्र लगाना है। ठीक है, और n बराबर क्या हो गया, Q बटे में ई का हिसाब लगाना है। अब पूरा सॉल्व तो मैं नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, चलो तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं कमेंट में, और हम देख रहे हैं बढ़िया सा सुंदर सा अगला क्वेश्चन, और देखते हैं वो अगला क्वेश्चन क्या है। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस प्रमेय बताइए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैद्युतिकी की स्पेलिंग ये कर दी मैंने, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गॉस का प्रमेय, देखो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, त्रैमासिक परीक्षा अच्छे से याद रखना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपका प्रश्न ये बन सकता है कि सर गॉस का प्रमेय बताइए। ठीक है, गॉस का प्रमेय बताइए, और इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। सर 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, लिख लो कॉपी में लिख लो, जल्दी करो। कह रहा हूं गॉस का प्रमेय और सिद्ध करने के भी आ सकता है। ये नहीं आया तो शायद दूसरा प्रश्न आ सकता है, वो क्या आ सकता है, आओ भाई वो भी बताता हूं। ठीक है, ये नहीं कहूंगा कि गारंटी दे रहा हूं, वो क्यों नहीं कहूंगा, देखो इसके अलावा भी ढेरों प्रश्न बन सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आ भी सकता है। ठीक है, या दूसरा प्रश्न भी आ सकता है कि सर गॉस के प्रमेय से, या गाउस गाउस लिखा होता है कई किताबों में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं गाउस के प्रमेय से। ठीक है, चलो गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। क्या प्रश्न आ सकता है सर, गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, जी नहीं सर। 2 कॉन्सेप्ट समझ में आ दिए हैं, 4 नंबर में मिल सकता है, अच्छे से तैयारी कीजिए, नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो भाई इसे करते हैं क्लीन, और देखते हैं हमारा ये प्रश्न की स्थिर वैद्युतिकी में, इसमें स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय बताना है। भाई क्या होता है गॉस का प्रमेय, याद करो।
मैं तुम्हें कहता हूं सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या था, अभी अभी बताया था, याद करो, जल्दी याद करो। ई ए कॉस थीटा क्या था सर, ई ए कॉस थीटा। अब परेशानी वाली बात यह है कि सर ई मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका सूत्र सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। सर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का भी सूत्र लिखना पड़ेगा, चलो भाई क्षेत्रफल भी ऐसे लिख देते हैं, और कॉस थीटा। मतलब कि सर यदि मुझे फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, यदि मुझे स्थिर विद्युतीय में विद्युत फ्लक्स निकालना है तो ये सारे सूत्र में मान रखना पड़ेगा। इसका मान 9×10⁹ क्यों पता होना चाहिए, दूरी पता होना चाहिए, क्षेत्रफल पता होना चाहिए, साथ ही साथ एंगल पता होना चाहिए। और मान लो एंगल 60 डिग्री दे दिया, 120 डिग्री दे दिया, तो कॉस 120 डिग्री का मान पता होना चाहिए। बहुत परेशानी वाली बात है सर। इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए गॉस ने एक बढ़िया सा प्रमेय दिया। उन्होंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ में, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझिए, मैं कह रहा हूं गॉस ने कहा किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स कितना होता है सर, उसमें जितना आवेश है उसको गुणा कर दीजिए 1/एप्सिलॉन नॉट से। क्या कर दीजिए, उसमें जितना आवेश है उसको गुणा कर दीजिए 1/एप्सिलॉन नॉट से। तो क्या है गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, ध्यान से समझना, ये नियम इंपॉर्टेंट है कि पृष्ठ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स उस पे स्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। लो भाई मिल गए 2 नंबर तुमको। आओ भाई इसे करते हैं, इसे बढ़ते हैं क्लीन करते हुए आगे की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्या है। आवेश के संरक्षण का नियम बताइए और इसका उदाहरण भी दीजिए। चलो भाई उदाहरण तो तुम समझते हो भाई कि यदि मैं ग्लास को रेशम की डोरी से या रेशम से अच्छे तरीके से रगड़ दूं तो एक में आ जाएगा धन आवेश और एक में आ जाएगा ऋण आवेश। सीधी सी बात यह है, यदि एक पर प्लस का धन का कूलाम आया है, धन का मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, यदि इसमें प्लस का 10 कूलाम आया है तो दूसरे पे क्या आएगा माइनस का 10 कूलाम, ताकि टोटल होके वापस क्या हो जाए न्यूट्रल, यदि वो पहले से न्यूट्रल थे। आओ भाई आवेश संरक्षण का नियम तो मैं समझा दूं। कह रहा हूं कि किसी बंद निकाय में कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है, या कुल आवेशों का बीजीय योग संरक्षित रहता है। अब इसका मतलब क्या, आओ भाई जब तक डिटेल में ना समझा दो ना तुम्हें समझ में आएगा और ना मुझे मजा आएगा। आओ भाई समझाता हूँ क्या है। मान लेते हैं ये सिस्टम है, यहाँ पर प्लस का 7 कूलम आवेश था, यहाँ पे प्लस का 3 कूलम आवेश था। एक दूसरा सिस्टम यहाँ पर है और मैं कहता हूं इसी सिस्टम में यहाँ पर अपने पास प्लस का 7 कूलम आवेश था और यहाँ पे प्लस का 15 ज्यादा हो जाएगा, अपन कर लेते हैं 3 कूलम आवेश था। बोलो भाई 7 और 3 10, 7 और 3 10। और यदि मैं कह दूं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक सिस्टम है, तो 10 टोटल कितने कूलाम का आवेश है सर, 20 कूलाम का आवेश है। मैं कहता हूं इसको रगड़ दिया जाए, ठीक है। अब रगड़ दिया जाए, यदि मैं हाथ से रगड़ने जाऊं तो मेरे हाथ का आवेश ट्रांसफर हो जाएगा। मान लेते हैं सिस्टम में आपस में टकरा जाते हैं और टकराने के बाद इनका आवेश बदल जाता है। पहले कितना था सर, पहले था 20 कूलाम। कितना था सर पहले था इनका आवेश 20 कूलाम का। अब मैं कहता हूं मान लेते हैं टकरा जाते हैं, क्या करते हैं, ये टकरा जाते हैं, पहले 20 कूलाम का आवेश था, अब ये टकरा चुके हैं, मान लेते हैं इसके पास 17 कूलाम का आवेश है। बता सकते हो उसके पास कितना होगा सर, टोटल 20 था, अभी 17 है तो कितना होगा सर, ये हो जाएगा 3 कूलाम, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए था 20। मतलब जितना आवेश शुरुआत में था उतना ही आवेश बाद में मिलेगा। यही तो है अपना आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहता है, कहता है कि किसी निकाय में कुल आवेश का बीजीय योग जितना भी अपन जोड़ते हैं, वो यदि अपने पास शुरुआत में 20 था तो वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। कैसा रहेगा भाई, वो हमेशा नियत रहेगा। यही अपना आवेश के संरक्षण का नियम है। चलो बढ़ जाए आगे। क्या तुम्हें चीजें समझ में आ रही है? जी सर। और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो? जी सर। तो आओ भाई अरिविहान का है, पर साथ ही साथ ये भी बता दूं कुछ एक शुरुआत के जो लेक्चर्स है ना वो तो आपके लिए फ्री भी रखे गए, ताकि आप डेमो की तरफ पे देख भी सके कि किस प्रकार से पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको पैसे ही देने हैं। अच्छे तरीके से पढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, ठीक है। चलो इसे करता हूं क्लीन और बढ़ जाता हूं आगे और देखता हूं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है समविभव सतह से आप क्या समझते हैं? सर सतह तो नाम नहीं सुना है, तो आओ भाई क्या तुमने ये नाम सुना है, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? हाँ सर ये तो सुना है। नाम बताता है समविभव, जिसमें विभव समान है। एक ऐसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा समविभव पृष्ठ कहलाता है। यदि यहाँ पर अपने पास 10 वोल्ट मिलता है, कितना 10 वोल्ट, तो यहाँ पर भी अपना क्या होगा 10 वोल्ट होगा। सर इस बिंदु पर 10 वोल्ट होगा, इस बिंदु पर 10 वोल्ट होगा, ठीक है।
चलिए अब इतना तो हो गया। यदि मैं कहूं इस बिंदु पर तो इस पे भी 10 वोल्ट, इस बिंदु पर तो 10 वोल्ट। एक ऐसी सतह, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, उसे हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कोई परेशानी वाली बात है? जी नहीं सर, समविभव पृष्ठ समझ में आ गया है। तो चलो भाई इसे करते हैं, सेव कर देते हैं क्लीन और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा सुंदर सा अगला प्रश्न क्या है। सुंदर सा अगला प्रश्न है, एक फेरेड को, क्या प्रश्न है? एक फेराड को परिभाषित कीजिए। अब एक फेराड को कैसे परिभाषित करेंगे? आओ भाई, क्या तुम्हें सूत्र याद है? फेराड क्या होता है पहले तुम ये बताओ। जल्दी करो भाई, तुम्हें पता होगा फेराड क्या होता है। देखो अब इसमें कैसे जल्दी करेंगे, देखो यहां पर तो अपन बात कर नहीं सकते, आप कभी ऐप पर आएंगे तो आपको समझाएंगे कि मैं पूछूंगा सवाल और तुम्हें बोल के जवाब देना और रिकॉर्डेड में भी देना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इंटरेक्टिविटी कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ फेराड किसका ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। और अपनी कॉपी में आप आंसर लिख लीजिए। लिख लिया? अब मिलाते हैं। देखो फेराड क्या होता है, चीटिंग नहीं करना, बदलना नहीं, ठीक है। मैं कहता हूं फेराड क्या होता है? विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक है। किसका? विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक है। क्या तुम्हारा जवाब सही है? यदि जवाब सही है तो भाई पीठ ठोक लो अपनी, वेरी गुड, सही जा रहे हो। तुम आने वाली इस त्रैमासिक परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो और बोर्ड में तो तुम फोड़ ही दोगे। चलो तो अब अपन आते हैं कि ये क्या है। सर ये सी दिया हुआ है 1 फेरेड, लेकिन Q इज इक्वल टू क्या होता है? सूत्र याद होगा, Q बराबर CV। क्या होता है सूत्र? Q बराबर CV। अब यदि मैं यहां से C का सूत्र बनाना चाहूं, किसका सूत्र? C का सूत्र बनाना चाहूं, तो जो V मल्टीप्लाई में यहां आकर क्या हो जाएगा सर? वो आके हो जाएगा डिवाइड। तो मैं क्या कह सकता हूं, ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं कि Q बटे में V बराबर में 1 फेरेड आ रहा है? बिल्कुल कह सकता हूं सर। अब यदि मैं कहूं कि ये एक आएगा कब? जब मैं कहता हूं 1 कूलाम का आवेश दो, कितना? 1 कूलाम का आवेश, कितना आवेश दे दूं? 1 कूलाम का आवेश दे दूं और पोटेंशियल भी कितना वोल्ट बढ़ जाए? 1 वोल्ट बढ़ जाए, तो क्या हो जाएगा? ये 1 फेरेड कहलाया जाएगा। तो इसका मतलब यह है यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है, 1 वोल्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहलाएंगे? उसे हम कहेंगे कि उसकी जो धारिता है वो क्या है? 1 फेरेड की है। क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ गई? जी सर। तो आओ भाई बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से अगले क्वेश्चंस। विभव क्या है? प्रश्न बहुत बढ़िया है कि विभव क्या है। क्या यह सदिश राशि है या अदिश राशि है? आओ भाई तुम्हें मजेदार बात बताऊं, यह एक, पहली बात इसलिए बता रहा हूं ये कि यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश। सर ये पहले क्यों बताएं? बताता हूं। ये पहले मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है कि यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि में सर क्यों पसंद आता है? देखो मैं तुम्हें बताता हूं। मैं कहता हूं सर 2 वोल्ट का पोटेंशियल यहां पर है और साथ में एक और बैटरी जोड़ दी 2 वोल्ट की। अब बोलो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? अब चूंकि ये अदिश राशि है, दिशा नहीं होती है और दिशा ना होने के कारण मैं इसको डायरेक्ट प्लस कर सकता हूं। 2 और 2 कितना? 4 वोल्ट। कितना हो गया सर? 4 वोल्ट का हो गया पोटेंशियल विभव। क्या कोई परेशानी वाली बात? जी नहीं सर, अदिश राशियों को डायरेक्ट सीधे सीधे प्लस कर सकते हैं, इसलिए ये मुझे ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, चलो भाई तो इसे मैं करता हूं सेव और तुम्हें थोड़ा तरीके से एक बार फिर से डिटेलिंग में समझाता हूं कि विभव क्या है। ठीक है, चलिए तो विभव समझे? बिल्कुल सर समझ सकते हैं। तो समझा दूं मैं तुम्हें विभव। मैं कहता हूं सर यहाँ पे प्लस का आवेश है। कैसा आवेश है सर? यहाँ पर हमारे पास एक धनात्मक, प्यारा सा धनात्मक आवेश है और धनात्मक आवेश होने के बाद वो क्या बनाएगा? अपने आसपास बढ़िया सा विद्युत क्षेत्र बना लेगा। क्या बना लेगा? बढ़िया सा विद्युत क्षेत्र बना लेगा। अब मैं कहता हूं किसी धनावेश को, किसको? किसी एकांक परीक्षण धन आवेश Q नॉट को मैं कहां से लाना चाहता हूं? अनंत से लाना चाहता हूं। कहां से लाना चाहता हूं सर? मैं एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से लाना चाहता हूं। कहां तक लेकर आना चाहता हूं? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आना चाहता हूं। अब यदि मैं लेकर आना चाहता हूं तो क्या मुझे काम करना पड़ेगा? जी सर, काम तो करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, मैं प्लस के आवेश को प्लस के आवेश से की तरफ लेकर आ रहा हूं, तो इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन मैं तो लेकर आना चाहता हूं, मैं खींच रहा हूं कि आजा। वो मना कर रहा है कि सर प्लस आवेश है, मैं भी प्लस वाला हूँ, प्रतिकर्षण होगा, वो धक्का दे देगा, वो मार देगा सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको लेकर आना। अब ध्यान से समझना, ये कंडीशन तुम्हारे साथ भी होगी बचपन में। ध्यान समझना ये क्या चीज बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मान लेते हैं बचपन में मम्मी ने बहुत पिटाई की तुम्हारी, ठीक है। तुम्हारी नहीं कहते हैं, तुम परेशान हो जाओगे। एक काम करता हूँ, किसी बच्चे की पिटाई हो रही है, ठीक है। अब वो बच्चा घर से बाहर दूसरे किसी के घर में चला गया है, मम्मी घर पे। अब तुम उस बच्चे को लेकर आ रहे हो कि भैया नहीं, मम्मी नहीं मारेगी, और मम्मी के हाथ में साथ में एक लकड़ी हुई है। अब मम्मी के हाथ में एक बढ़िया तरीके से लकड़ी रखी हुई है,
ठीक है। और बच्चे को तुम लेकर आ रहे हो कि मम्मी नहीं मारेगी, तुम खींच के लेकर आओगे, मम्मी के हाथ में डंडा है, बच्चा रोता हुआ आएगा, तुम जितना खींचोगे उतना ज्यादा तुमको क्या करना पड़ेगा, काम घसीटना पड़ेगा ना तरीके से। अब मम्मी के हाथ में लकड़ी है, बच्चे को पिटाई हो सकती है, बच्चा क्यों आएगा। ठीक इसी प्रकार से प्लस आवेश प्लस की तरफ नहीं आएगा और तुमको लगाना पड़ेगी ताकत की आजा। बहुत तेजी से जब तुम ताकत लगाओगे तो क्या होगा, तुम्हें करना पड़ेगा काम। किसी एकांक परीक्षण धन आवेश के ऊपर जितना कार्य करना पड़ता है, उसको यहां तक लाने में जितना आपको काम करना पड़ा, वही इस बिंदु पर क्या होगा, आंकिक रूप से विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, मान लेते हैं यदि इस बिंदु तक को हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है, तो मैं समझा दूं, किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लेकर आने में जितना कार्य करना पड़ा है वही आंकिक रूप से विद्युत विभव के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। मैं कहता हूं सर 10 जूल का काम करना पड़ा है, कितने कूलाम का आवेश लाए, सर 1 कूलाम का आवेश लाए। अब 10/1 मतलब कि 10 ही आएगा, तो 10 जूल का यदि काम करना पड़ा तो वहां पर हमारा विभव क्या हो जाएगा सर, वहां पर हमारा विभव हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, और ये बात तो तुम्हें पता है कि ये कैसी राशि है सर, ये एक अदिश राशि है। क्या कोई परेशानी वाली बात है? जी नहीं सर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आओ भाई देखते हैं अपना सुंदर सा अगला प्रश्न, जो कुछ इस प्रकार से है। समझना, कह रहे हैं दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, और प्रश्न है कि क्यों नहीं करते हैं। क्या प्रश्न है? दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, और प्रश्न है कि क्यों नहीं करते हैं, इसका कारण बताइए। आओ भाई मैं तुम्हें इसे थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा ताकि तुम समझ लो। ठीक है, समविभव पृष्ठ तो तुम समझते हो ना क्या होता है। समविभव पृष्ठ का मतलब ये है कि सर मान लेते हैं एक पृष्ठ ये है, यदि एक समविभव पृष्ठ है तो इसके इस बिंदु पर पोटेंशियल 10 वोल्ट का होगा, इस बिंदु पर 10 वोल्ट का होगा, इस बिंदु पर 10 वोल्ट का होगा, इस बिंदु पर 10 वोल्ट का होगा। ठीक है, मान लेता हूं यहां पर कोई दूसरा समविभव पृष्ठ है, दूसरा मतलब ये एक अपना अलग हो गया 10 वोल्ट वाला। अब एक दूसरा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? समविभव। मैं कह रहा हूं सर यहाँ पर 12 वोल्ट का है, सर यहाँ पर भी 12 वोल्ट का है, सर यहाँ पर भी 12 वोल्ट का है। ठीक है, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? जी सर। सर ये हाथ में क्या लिए हैं? बढ़िया सा पेज, जो तुम्हें समझाने वाला हूं बढ़िया तरीके से। ठीक है, मान लो मेरे पास दो समविभव पृष्ठ है। क्या है? मेरे पास ये दो समविभव पृष्ठ है। एक पर वोल्टेज कितना? 10 वोल्ट, दूसरे पर कितना सर? 12 वोल्ट। अब समझना, यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, क्या कर दें सर, यदि एक दूसरे को ये क्या कर दें, प्रतिच्छेद कर दें। ये मान लेते हैं ये कितने वोल्ट वाला? 12 वोल्ट वाला। ये कितने वोल्ट वाला? 10 वोल्ट वाला। अब यदि मैं कहता हूं कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो बताओ भाई तुम ध्यान दोगे, यहां पर एक ऐसा बिंदु तुम्हें मिल जाएगा। ध्यान देना, मैं कह रहा हूं यहां पर तुम्हें एक ऐसा बिंदु मिलेगा जो दोनों में कॉमन होगा। क्या होगा? दोनों ही पृष्ठों में ये वाला बिंदु कॉमन है। अब ये वाले बिंदु का क्या तुम बोलोगे, क्या इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है या वोल्टेज 12 वोल्ट है? क्या एक ही बिंदु के दो दो वोल्टेज संभव है? नहीं सर। क्या एक ही बिंदु पर दो दो विभव संभव है? नहीं है। तो क्या कह सकते हैं अपन, यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो एक ही बिंदु पर हमें विभव की दो मात्राएं मिलेंगी। एक मिलेगा हमको कि 10 वोल्ट का है, वहीं पर कोई कहेगा सर 12 वोल्ट का है। तो क्या यह संभव है? नहीं सर, यह संभव नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा सर, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी इसलिए नहीं काटते हैं कि जहां पर भी काटेंगे उनका एक कॉमन बिंदु आएगा। इसको हिंदी में और सही कहना चाहूं तो कहूंगा उभयनिष्ठ बिंदु आएगा, जिस बिंदु पर एक ही बिंदु पर हमें दो विभव की मात्राएं मिलेंगी। हमें विभव 10 वोल्ट भी मिल सकता है, हमें विभव 12 वोल्ट भी मिल सकता है, जो कि संभव नहीं है। अर्थात ये सही लिखा हुआ है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है? जी सर। क्या तुम्हें डिटेलिंग भी चाहिए? बिल्कुल सर चाहिए। तो ठीक है, मिल जाएगी डिटेलिंग, आना पड़ेगा लेकिन तरीके से पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक बिंदु आवेश के कारण, क्या प्रश्न है हमारा? हमारा प्रश्न है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र लिखिए और समझाइए। आइए भाई समझाता हूं। मैं इसका फॉर्मूला डेरिवेशन भी बता दूं क्या? वो थोड़ा लंबा जाएगा। आओ पहले मैं तुम्हें सूत्र ही बता देता हूं। देखो ये प्लस का क्यू आवेश है, बिल्कुल है सर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। मैं कहता हूं इस बिंदु पर, जो इससे कितनी दूरी पर है सर? आर दूरी पर है। इस बिंदु पर यदि मुझे विभव निकालना है तो इसका सूत्र आता है सर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q अपॉन में R। क्या हो जाएगा? Q अपॉन में R हो जाएगा। क्या कोई परेशानी वाली बात है? जी नहीं सर। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। फॉर्मूले समझ रहे हो, इसका डेरिवेशन भी समझा दूंगा आने वाले लेक्चर्स में या कभी और बड़ी बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो तो इसे मैंने कर दिया, फिर से सेव
करता हूं क्लीन, बढ़ता हूं आगे और देखता हूं अपना अगला प्रश्न क्या है। धारिता क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। याद है वो फेरेड वाला क्वेश्चन किया था, क्या है धारिता? किसी चालक में आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है। क्या प्रश्न है हमारा कि धारिता क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा? किसी चालक में आवेश को धारण करने की जो क्षमता होती है उसे हम उस चालक की धारिता कहते हैं। क्या ये तुम्हें समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। जितना उसको तुम चार्ज दे सकते हो, मान लेते उसको 10 कूलम का चार्ज दिया जा सकता है, ठीक है, तो वही उसकी धारण करने की क्षमता हो गई। आओ भाई अब इसको तरीके से समझते हैं जो हमारी किताबों में तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान देना, मैं कह रहा हूं जो Q है आवेश, वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके? सर किसके अनुक्रमानुपाती होगा? सर वो होगा C के साथ V के अनुक्रमानुपाती। किसके? सर Q अनुक्रमानुपाती होगा V के, बिल्कुल होगा। जितना ज्यादा चार्ज देंगे आप, ध्यान देना, मैं कहता हूं इस पर कोई भी चार्ज नहीं, शून्य चार्ज है। अब बताओ क्या प्लस के Q आवेश को यहां तक लाने में कोई काम करना पड़ेगा? अब जो यहाँ पे चार्ज ही नहीं है, कोई प्रतिकर्षित ही नहीं करेगा, तो आराम से तुम चार्ज को लेकर आओगे, वो भी आएगा, चलो चलो चलते हैं, बैठ जाते हैं वहां पर, ठीक है, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात तब आती है जब आप यहाँ पर बढ़िया से प्लस का Q चार्ज लेते हैं। अब आप इसको देते हैं एक बढ़िया तरीके से कि भाई आ जाना, तो मना करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा भाई, प्लस का आवेश है। तुम लेकर आओगे तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें करना पड़ेगा काम, मतलब विभव आएगा। यदि मैं कहता हूं सर यहाँ पे मैं आवेश को बढ़ा रहा हूं, क्या करता हूं, यहाँ पर मैं आवेश की मात्रा को बढ़ा रहा हूं, तो जितना ज्यादा मैं आवेश की मात्रा को बढ़ाऊंगा वो उतना ज्यादा डर जाएगा कि अभी तक तो एक था, कौन था भाई? बीच में सिंगल एक था। अब जितना ज्यादा आवेश है उतना ज्यादा परेशान होगा वो, और जितना ज्यादा वो परेशान होगा उतना ही ज्यादा आपको वहां से इसे लाने में क्या करना पड़ेगा? काम। और जितना ज्यादा काम करना पड़ेगा उतनी ज्यादा इसका क्या है? विभव। इसका मतलब है आवेश और विभव अनुक्रमानुपाती है, जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? विभव। अब आप जानते हैं भाई भौतिकी में जब भी अनुक्रमानुपाती का निशान हटाना होता है, क्या करना होता है? जब भी अनुक्रमानुपाती का निशान हटाना होता है हम लगाते हैं एक बढ़िया तरीके का नियतांक। क्या लगाते हैं? एक बढ़िया तरीके का लगाते हैं नियतांक, और इस बार नियतांक है ये C। क्या है ये? C एक नियतांक है। क्या है ये? C एक नियतांक है। इसे हम कहते हैं वैद्युत धारिता। क्या कहा जाता है इसे? वैद्युत धारिता। इसे C का बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? सर C बराबर हो जाएगा Q बटे में V। इसका ऐसे मात्रक क्या है? सर इसका ऐसे मात्रक होता है फेरेड। क्या है ये इसका ऐसे मात्रक? सर इसका ऐसा ही मात्रक हुआ करता है फेरेड। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर। आओ भाई बढ़िया तरीके से सेव किया है, 13th क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और भी बढ़िया तरीके से डिटेल में समझना है, इसीलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपकी त्रैमासिक परीक्षा की पूरी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, लेकिन थोड़ी सी यहाँ से हेल्प जरूर मिल जाएगी। आओ भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखे तथा इसके प्रमुख घटकों की व्याख्या कीजिए। क्या होता है सूत्र समांतर प्लेट की धारिता का? सर वो होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे में D। ये कब की बात है सर? जब इसको रख दें अपन एयर में, मान लेते हैं एयर मतलब कि हवा में ना रखें, हवा में ना रख के किसी परावैद्युत माध्यम में रख दें। कहाँ रख दें? परावैद्युत माध्यम में रख दें, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एप्सिलॉन नॉट में उस परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक से गुणा कर दीजिएगा, Ka, और बटे में क्या आ जाएगा? D। ठीक है। अब आपसे पूछा किन घटकों पे निर्भर कर रहा है, तो हाँ भाई सबसे पहले ये परमिटिविटी पे निर्भर करता है, ठीक है, विद्युतशीलता पर निर्भर करता है, साथ ही साथ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, साथ ही साथ दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ निर्भर करता है किन बातों पर? इन बातों पर कि बीच में आपने हवा रखी हुई है या कोई परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। यदि परावैद्युत माध्यम रखोगे तो धारिता बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ जाएगी, पर ये देखो क्या व्युत्क्रमानुपाती जैसा लग रहा है? जी सर। तो यदि मैं कहूं दूरी बढ़ाओगे तो, ध्यान दो, दूरी बढ़ाओगे तो धारिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या तुम्हें घटक सही तरीके से समझ में आ गए हैं? जी सर सही तरीके से समझ में आ गए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप क्वार्टरली एग्जाम में मतलब अपने त्रैमासिक परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने वाले हैं, और साथ ही साथ जितने अच्छे नंबर लेकर आएंगे उतने अच्छे कमेंट आएंगे मेरे पास। और जो एक प्रश्न दिया है ना तुम्हें, उसका भी कमेंट में जल्दी से उत्तर बता देना कि एक कूलाम को आवेश को बनाने में, एक कूलाम आवेश को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर होता है? सर विभव तो समझ लिया, क्या था विभव? परिभाषा रिपीट करते हैं। कहता हूं एकांक परीक्षण धन आवेश को, किसको? एकांक मतलब एक कूलाम का, परीक्षण मतलब टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, धन आवेश कैसा है? धन है, ठीक है, धनात्मक आवेश है। एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से
कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही आंकिक रूप से विद्युत विभव के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, विद्युत विभव के बराबर होता है। अब अपन बात करते हैं विभवांतर की। समझेंगे विभवांतर क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से समझिए। मैं कहता हूं देखो भाई ये विद्युत क्षेत्र है, ये प्लस का आवेश है, मान लेते हैं यहां तक अपन लेकर आ गए, ठीक है, और मान लेते हैं 100 जूल का काम करना पड़ा। कितने जूल का, 100 जूल का। कितने कूलाम का चार्ज ला रहा हूं, 1 कूलाम का, ठीक है। 2 कूलाम का लेकर आया होता तब क्या होता विभव, बहुत सिंपल सी बात है सर, 100 जूल का काम किए थे, 2 कूलाम का आवेश लाए थे, सर विभव हो जाएगा 50 वोल्ट का, ठीक है। कितने वोल्ट का, 50 वोल्ट का। अभी फिलहाल अपन हिसाब लगाते हैं कि 1 कूलाम को आवेश को लाने में 100 जूल का कार्य करना पड़ा, तो यहाँ का विभव कितना हो गया सर, 100 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ थोड़ा और आगे लेकर आते तो यहाँ का विभव हो जाता है 120 वोल्ट। तो क्या तुम बता सकते हो उसे 1 कूलाम के आवेश को यहां से यहां, कहां से कहां, बहुत सिंपल सी जगह, यहां से यहां तक ले जाने में कितना काम किया होगा। 1 कूलाम का आवेश है सर, 100 वोल्ट से 120 वोल्ट हो गया, मतलब 20 जूल का कार्य करना पड़ा होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। विभवांतर का मतलब यह है विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से किसी एकांक परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही हमारे लिए विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर लिखा है क्या, अरे बाप रे इतनी बड़ी गलती, नहीं नहीं नहीं, बहुत सिंपल, क्या लिख देंगे अपन, विभवांतर। क्या लिख देंगे, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, हम पढ़ने आए हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। चलो भाई इसे कर देता हूं सेव, करता हूं क्लीन और बढ़ता हूं आगे और देखता हूं हमारा अगला सुंदर सा क्वेश्चन क्या है। परावैद्युत क्या है, इसका संधारित्र में उपयोग कैसे होता है, ठीक है। आओ भाई समझते हैं परावैद्युत का मतलब क्या हुआ। परावैद्युत का अर्थ ये हुआ कि सर, बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछूंगा, जवाब देना, ध्यान देना, बहुत सिंपल सा प्रश्न, ठीक है। मैं कहता हूं ये पेन है, इसको बालों में ऐसे इस प्रकार से रब किया, ठीक है, घिसा बहुत अच्छे तरीके से। जब मैंने इसको बालों में अच्छे तरीके से इसको रब किया और कागजों को चिपकाया तो कागज तो आकर्षित हो गए। इसका मतलब क्या है, कागजों के पास भी आवेश होगा, जी सर। अब आवेश तो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, जी सर। तो इसका मतलब ध्यान से समझना, ध्यान से मैं कह रहा हूं, इसको घिसा मैंने, कागज अट्रैक्ट हो गए और कागज यदि आकर्षित हो जाते हैं तो कागजों के पास आवेश है, और आवेश किसमें होता है, इलेक्ट्रॉनों में होता है। यदि आवेश इलेक्ट्रॉनों में होता है, कागज के पास आवेश है, मतलब कागज के पास क्या, इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, ये तो बड़ा, इस ब्रह्मांड का हर एक वस्तु छोटे छोटे चीजों से मिल के बनता है, जिसे हम कहते हैं एटम। एटम मतलब परमाणु कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। और हर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि आवेश है तो मुझे बताओ, ये जो घर में जितनी भी मेरे तारें लगी हुई हैं, तारे मतलब वायर, करंट वाली, उनको हटा के मैं कागज लगा दूं, क्योंकि करंट भी तो इलेक्ट्रॉन की वजह से बहता है। हाँ सर बात तो सही है। अरे भाई इतना टेंशन नहीं लेना है, सीधी सी बात बताता हूं, कागज एक ऐसी वस्तु है जो विद्युत प्रभाव तो दिखाती है, क्या दिखाती है, विद्युत प्रभाव तो दिखाती है, लेकिन अपने में से करंट को बहने नहीं देती। और इसी प्रकार की वस्तु को अपन क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं सर, परावैद्युत कहा करते हैं। परावैद्युत इस प्रकार की वस्तुएं हुआ करती हैं जो अपने में से करंट को बहने नहीं देती हैं, विद्युत को बहने नहीं देती हैं, लेकिन विद्युत धारा को बहने नहीं देती हैं, लेकिन विद्युत प्रवाह को दिखाती हैं। ऐसी वस्तुओं को अपन कहते हैं परावैद्युत। इसका संधारित्र में क्या उपयोग है सर, इसका संधारित्र में बहुत अच्छे तरीके से उपयोग है, अभी पढ़ा था, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और गुणित में K बटे में D। यदि बीच में यदि मैं कुछ रख दूं परावैद्युत माध्यम तो उसका जो धारिता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो इसे कर देता हूं सेव, कर देता हूं क्लीन और बढ़ता हूं आगे और देखता हूं बढ़िया सा सुंदर सा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ओम का नियम क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। लो भाई ओम का नियम समझाना है, चलो भाई ओम का नियम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो अपना ओम का नियम क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए, ठीक है। ओम का नियम की बात करते हैं, क्या है भाई ओम का नियम, बहुत सिंपल सर, विद्युत धारा के बारे में पढ़ाई की हमने, बिल्कुल की है। मैं कहता हूं मान लेते हैं कि ये अपने पास बढ़िया सा चालक है, क्या है, चालक है, धात्विक चालक है जो धातु से बना है, जिसकी वजह से करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। यदि इसमें से करंट फ्लो हो सकता है, क्या हो सकता है, यदि इसमें से करंट फ्लो हो सकता है तो क्या अभी इसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा सर, ये कैसा सवाल है। आओ भाई मैं कहता हूं, मान लेते हैं कि लोहे की छड़ है ये मेरे सामने, क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल होंगे सर। क्या इसमें से अभी धारा प्रवाहित हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। तो आओ भाई समझते हैं इस बात को। यदि मैं इसके दोनों तरफ क्या लगा दूं, बैटरी लगा दूं, क्या लगा दूं, इसके दोनों तरफ मैं लगा दूं बैटरी, एक पर धनावेश देकर और एक तरफ
ऋण आवेश का टर्मिनल जोड़कर। तो यहाँ पर कैसा आवेश आ जाएगा सर, धनावेश, और यहाँ पर कैसा आ जाएगा सर, ऋण आवेश। अब इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों में मच जाएगी खलबली, बोलेंगे सर हमारे पास ऋण आवेश है, हम धन की तरफ दौड़ेंगे, तो वो क्या होगा, धनावेश की तरफ दौड़ता हुआ जाएगा। क्या करेगा वो, धनावेश की तरफ दौड़ता हुआ जाएगा। और जब वो धनावेश की तरफ दौड़ता हुआ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ा मतलब क्या होगा, करंट बहेगा। अब यहाँ पे बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, क्या तुम्हें लगता है कि जो V है क्या है, विभव है, ये किस बात पे निर्भर करता है, ध्यान देना, ये बहने वाला करंट है किस बात पे निर्भर करता है, जितना ज्यादा विभवांतर बढ़ाएंगे, विभव बढ़ाएंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच का जितना ज्यादा आप विभवांतर बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब I अनुक्रमानुपाती है V के। अब इसको अपन पलट के लिखते हैं, मैं कहता हूं सर V अनुक्रमानुपाती है I के। क्या तुम्हें याद है भौतिकी में अनुक्रमानुपाती का निशान हटाने के लिए लगाना पड़ता है एक नियतांक, जो है इस बार R, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, जहां पर R क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है। इसे हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध। क्या कहा करते हैं इसे, इसे कहते हैं हम चालक का प्रतिरोध। ठीक है, चलिए यदि ये चीज समझ में आ गई है तो इसे भी करते हैं सेव, करते हैं क्लीन और बढ़ते हैं आगे, देखते हुए एक सुंदर सा टॉपिक जो होगा बढ़िया तरीके से, चालकता और विशिष्ट चालकत्व में क्या अंतर है। ठीक है, आज समझेंगे चालकता का मतलब क्या है। यदि मैं कहता हूं आर क्या है, प्रतिरोध है, आर क्या है, प्रतिरोध है, तो उसी का यदि मैं रेसिप्रोकल कर दूं, क्या कर दूं, एक के बटे में लिख दूं, तो मेरे पास कंडक्टेंस मतलब कि चालकता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, चालकता आ जाएगी। वहीं पर ये तुमने विशिष्ट प्रतिरोध का नाम सुना हो, जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं अंग्रेजी में, और रो से निरूपित करते हैं। यदि मैं उसका व्युत्क्रम कर दूं, मतलब कि रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर दूं, तो मुझे मेरे पास क्या आ जाएगी, विशिष्ट चालकता आ जाएगी। ठीक है, प्रतिरोध क्या हुआ करता है सर, प्रतिरोध होता है किसी करंट को बहने से रोकने की क्षमता, किसी चालक की वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो करंट को आगे बहने से रोकता है। तो चालकता क्या हो जाएगी, वह गुण जो करंट को आगे जाने देता है। ठीक है, चलो भाई, तो इसे करते हैं सेव और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना सुंदर सा प्यारा सा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का सूत्र लिखे और इसका ऐसे ही मात्रक बताइए। विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या है भाई, आवेश प्रवाह की दर को सर दर बोले हैं, मतलब डिफ्रेंसिएशन होना है, अवकलन होना है। ठीक है, जब जब शब्द आएगा दर, क्या आएगा, दर को, जहां वर्ड आया दर मतलब क्या होना है, अवकलन होना है। तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका दूसरा सूत्र हो जाएगा आवेश बटे में समय। ठीक है, चलिए इसका मात्रक कौन है जाता है सर, इसका मात्रक है ए फॉर एम्पियर। क्या होता है इसका ऐसे मात्रक सर, इसका ऐसे मात्रक हुआ करता है एम्पियर। चलो भाई, इसे करते हैं सेव, कर देते हैं क्लीन और बढ़ते हैं अपने सुंदर से अगले क्वेश्चन की ओर, जो है विद्युत धारा घनत्व क्या है। सर विद्युत धारा तो समझ में आ गया, क्या होता है सर, ये होता है सर I बराबर Q बटे में T। अब विद्युत धारा घनत्व, घनत्व मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझाता हूं। ये होता है J बराबर, क्या होता है ध्यान देना, ये होता है J बराबर I बटे में A। मतलब धारा को जब मैं क्षेत्रफल से भाग करता हूं, किसको, विद्युत धारा को जब मैं क्षेत्रफल से भाग करता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, विद्युत धारा का घनत्व आ जाएगा। अब बताओ यदि मैं तुमसे पूछूं कि सर इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, I मतलब की धारा मतलब की एम्पियर, और A मतलब की क्षेत्रफल मतलब पर मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसे ही मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या कोई तकलीफ वाली बात है, जी नहीं सर। आगे बढ़ते हैं सेव करते हुए और देखते हैं बढ़िया से सुंदर सा अगला क्वेश्चन, और वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, चलो विद्युत शक्ति का सूत्र लिखिए और इसका मात्रक बताइए। बहुत सिंपल है, विद्युत शक्ति का सूत्र यदि कोई पूछ रहा है तो ये हो जाएगा सर, पावर बराबर V गुणित में I, मतलब वोल्टेज गुणित में करंट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कोई पूछता सर इसका ऐसा ही मात्रक, तो पूछे व्हाट इज द ऐसा ही मात्रक। क्या पूछा है, व्हाट इज द ऐसा ही मात्रक। क्या है भाई, व्हाट इज द ऐसा ही मात्रक का मतलब होगा पावर, मतलब शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक, सर शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। क्या कोई परेशानी वाली बात है, जी नहीं सर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला सुंदर सा क्वेश्चन, जो कुछ प्रकार से आ चुका है। प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। आओ भाई, रेजिस्टिविटी से तुम्हें परिचय करवा दूं। मैं तुम्हें कहता हूं कि आर मतलब कि प्रतिरोध, प्रतिरोध को यदि मैं कहता हूं अनुक्रमानुपाती है, तो किसके अनुक्रमानुपाती है। क्या लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जी सर, लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो एल के अनुक्रमानुपाती है। वही एमटी में कहूं क्षेत्रफल, देखो भाई जितनी ज्यादा दूर तक इलेक्ट्रॉन्स को जाना पड़ेगा, मान लो आधी दूर तक जाना है,
ठीक है, तो कम प्रतिरोध लगेगा, कम टकराएंगे, और जितनी ज्यादा लंबाई, जितनी ज्यादा दूरी तय करनी होगी वो उतना ज्यादा क्या होंगे, टकराएंगे। तो जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा क्या होगा, प्रतिरोध। वहीं क्षेत्रफल की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलने में ज्यादा फायदा होगा भाई कि इस क्षेत्रफल से निकलने में ज्यादा फायदा होगा। सर क्षेत्रफल बढ़ा देंगे आसानी से निकल सकते हैं, तो इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है सर? सर क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध हो जाया करता है कम। अब यदि तुम कहते हो कि सर प्रतिरोध हो जाया करता है कम, तो दो चीजें तो अपने पास आ गई हैं कि आर अनुक्रमानुपाती है लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। यदि मैं दोनों घटकों को मिला दूं तब क्या होगा, आओ वही देखते हैं। मैं कहता हूं आर अनुक्रमानुपाती हो जाता है लंबाई बटे में क्षेत्रफल के। किसके? लंबाई बटे में क्षेत्रफल के। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाना है तो एक नियतांक लगाना है। वो नियतांक क्या हो जाएगा सर? आर बराबर हो जाएगा रो एल बटे में ए। क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आर बराबर रो एल बटे में ए, जहां पर रो क्या है? रेजिस्टिविटी है, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहा करते हैं। और ये क्या है? धातु का मतलब कि चालक का ही गुण होता है। ठीक है, चलिए भाई इसे कर देते हैं, इसे करते हैं अगले प्रश्न की तैयारी जो कुछ बढ़िया तरीके से आएगा। ठीक है, चलिए लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम यार मैं तुम्हें बताऊं, जो मैंने ऐप पे पढ़ाया ना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। तुम भी देखना चाहो तो बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशन के थ्रू भी समझ सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आते हैं लेंज के नियम पर। ठीक है, कि लेंज का नियम क्या है, आओ भाई समझते हैं। लेंज का नियम हमें बताता है दिशा के बारे में। किसके बारे में बताता है सर? लेंज का नियम हमें बताता है दिशा के बारे में। किसके बारे में बताता है? दिशा के बारे में। ये क्या चीज है सर? कहते हैं कि जब आप चुंबक को आगे की ओर लाएंगे तो विद्युत फ्लक्स, अर्थात विद्युत फ्लक्स क्यों बोलूं, मैं कहूंगा चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यहाँ पर क्या बनेगा? विद्युत वाहक बल, या कह लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। और यदि मैं इस लूप को क्लोज कर देता हूँ गैल्वेनोमीटर लगाकर, तो इसमें से क्या बहना चालू हो जाएगा? करंट। अब पूछता सर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान देना। लेंज लॉ कहता है, पहले मैं लेंज का नियम ही बता दूं। लेंज लॉ के अनुसार, लेंज के नियम के अनुसार करंट, उसके करंट की डायरेक्शन या करंट की दिशा कुछ इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से बनी थी। क्या होती है? करंट की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से बनी थी। मान लेते हैं कि हमारे पास ये पेन है, इस तरफ नॉर्थ पोल, ठीक है, और इस तरफ क्या है? साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अब मैं कहता हूं यदि नॉर्थ पोल, अब ध्यान देना अंग्रेजी के थोड़े बहुत लेटर तुमको बनते होंगे, यदि मैं नॉर्थ पोल को आगे लेकर जा रहा हूं तो क्या है? यदि मैं कहता हूं उत्तरी ध्रुव को आगे लेकर जा रहा हूं तो इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बदल रही हैं, जिसकी वजह से करंट बनेगा। तो क्या लेकर जा रहा हूं मैं? आगे की तरफ नॉर्थ पोल। तो यदि इसको, इसका विरोध करना, तो ये किस तरह बिहेव करेगा सर? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ भी नॉर्थ पोल, यहाँ भी नॉर्थ पोल, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करने का प्रयास करेंगे। तो जब मैं नॉर्थ पोल आगे की तरफ लेकर जाऊंगा तो क्या होगा? करंट की दिशा बता रहा हूं, विद्युत धारा की दिशा बता रहा हूं, किस ओर होगी सर? ये इस प्रकार से होगी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। आगे ध्यान देंगे। अब मान लेते हैं कि मैं नॉर्थ पोल को पास में नहीं ले जा रहा हूं, दूर लेकर आ रहा हूं। यदि मैं नॉर्थ पोल को दूर की तरफ लेकर आता हूं तब क्या होगा? यदि मैं नॉर्थ पोल दूर लेकर आ नॉर्थ पोल दूर ले जा रहा हूं, इसको रोकना है इसको, तो किस तरह बिहेव करेगा सर? साउथ की तरह बिहेव करेगा। तो ये किस तरह बिहेव करने लगेगा? साउथ। तो जब मैं दूर लेकर आऊंगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? करंट, मतलब कि विद्युत धारा किस दिशा में बहेगी? घड़ी की ही दिशा में बहेगी। ठीक है, चलो भाई तो इसे कर दूं सेव, बिल्कुल सर सेव कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, लेंज का नियम भी एक अच्छा नियम है, फिर से रिपीट करते हैं। लेंज का नियम हमारी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताने के लिए काम में आता है, और यह नियम कहता है कि इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि यह उस कारण का विरोध करेगी जिसकी वजह से ये बनी थी। ठीक है, चलो लेंज का नियम हो चुका जी सर। आगे आते हैं, फैराडे के प्रेरण नियम का संक्षिप्त में वर्णन दीजिए। बोला सर प्रेरण के नियम मतलब क्या है? विद्युत प्रेरण के नियम क्या थे भाई? बहुत सिंपल है, दो ही नियम दिए हैं। आओ भाई पहले नियम की चर्चा करते हैं। फैराडे ने कहा कि जब जब किसी भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जब जब किसी भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, अपना एक विद्युत वाहक बल, जिसे अंग्रेजी में हम ईएमएफ भी कहते हैं, विद्युत वाहक बल बन जाएगा। क्या होगा? विद्युत वाहक बल, विवा बल बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने ये बात कही थी, दो नियम दिए हैं क्योंकि, तो दूसरा नियम उन्होंने ये कहा है कि ये विद्युत फ्लक्स तब तक बनता रहेगा जब तक, समझना, यह विद्युत वाहक बल, मतलब कि विद्युत वाहक बल तब तक बनता रहेगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। इसका सूत्र है ई बराबर क्या हो गया?
माइनस डी फाई बटे में डी टी। क्या था सूत्र? ई बराबर माइनस डी फाई बटे में डी टी। जहां पर ई क्या है? विद्युत वाहक बल। जहां पर फाई क्या है सर? फाई हमारे पास है फ्लक्स। अब तुम ध्यान देना, जब फ्लक्स बदलता रहेगा तो ठीक है, और यदि मैं कहता हूं फ्लक्स नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया, तो किसी भी नियतांक का जब आप अवकलन करते हैं, मान लेते हैं 7 का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो कितना आ जाएगा सर? 0 हो जाएगा। तो यदि फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है तो विद्युत वाहक बल बनता रहेगा, और जब फ्लक्स नियत हो जाएगा तो किसी नियत का जब आप अवकलन करते हैं तो उत्तर आता है 0। जैसे ही फ्लक्स नियत हो जाएगा विद्युत वाहक बल भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या कोई परेशानी वाली बात है? जी नहीं सर। आओ भाई, धीरे धीरे अपन अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इस लेक्चर को करेंगे समाप्त, लेकिन अब आएंगे थोड़े से बड़े बड़े से प्रश्न आपके लिए, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पर आते हैं। प्रश्न ये है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? उदाहरण के साथ समझाइए। देखो भाई, नाम क्या बता रहा है? नाम बता रहा है प्रतिचुंबकीय, मतलब कि प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। मैं कहता हूं, मान लेते हैं इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखें। किसमें रखें अपन? इसको बढ़िया तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में रखें। मान लेते हैं हमारे पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ऐसा कोई पदार्थ जिसको अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखें, उसमें चुंबकत्व तो हो लेकिन विपरीत दिशा में, मतलब ये पदार्थ क्या हो जाए? प्रतिकर्षित तरीके से हो जाए, इसे अपन क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। और साथ ही साथ इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे सर? इसका उदाहरण हो जाएगा सोना और चांदी। क्या उदाहरण हो जाएगा सर? इसका उदाहरण हो जाएगा सोना और चांदी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या अर्थ होता है? इसका ऐसा ही मात्र लिखिए। आओ भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यदि तुम्हें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद हो तो वो होता है ई बराबर क्या होता है? बटे में क्यू। ठीक इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ये होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जैसे एच से निरूपित करते हैं, उसका मतलब होता है किसी एकांक, नॉर्थ पोल की बात कर लू मैं, नॉर्थ पोल को मैं क्या कहूंगा सर? उत्तरी ध्रुव कहूंगा, ठीक है। इसे मैं कर रहा हूं एम पी, पी मतलब प्रोटॉन हो जाएगा भाई, इसे मैं कर देता हूं एम एन, मतलब कि नॉर्थ पोल का मैग्नीट्यूड लेना है और उसे क्या करना है? बल को उससे डिवाइड कर देना है। तो अपना ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा सर? इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर, सॉरी मीटर नहीं आएगा, प्रति मीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? उदाहरण के साथ समझाइए। क्या प्रश्न है? अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मतलब ये कह रहा हूं कि इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है, तो इनके अंदर जो चुंबकत्व बनेगा वो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही बनेगा, ठीक है। इसे कहेंगे अपन अनुचुंबकीय पदार्थ। इसका उदाहरण क्या है सर? इसका उदाहरण है एल्यूमिनियम। क्या है सर इसका उदाहरण? सर इसका उदाहरण है एल्यूमिनियम। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आओ भाई, धीरे धीरे अपन बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। ये सब 2 नंबर वाले प्रश्न थे। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर चुंबकीय फ्लक्स का। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? फाई इज इक्वल टू होता है सर बी ए कॉस थीटा। क्या होता है सर? बी ए कॉस थीटा। ये चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र आ गया, ठीक है। ऐसे ही मात्रक कोई पूछे भाई टेस्ला करके बना भी सकते हो, टेस्ला मीटर स्क्वायर करके, ठीक है। पूछा क्या होता है? वही सीधी सी बातें हैं कि भाई यहाँ पर अपने पास यदि कोई एक क्षेत्र है, क्षेत्र से जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाती हुई निकल रही हैं, उन सब की गिनती कर डालो और वही हमारे लिए क्या कहला जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहला जाएगा, ठीक है। चलो भाई, इसे करते हैं क्लीन, बढ़ते हैं आगे। अन्योन प्रेरण क्या है? देखो, 2 प्रकार का प्रेरण होता है, एक होता है स्वप्रेरण और एक होता है अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण का मतलब ये हुआ इस प्रकार का प्रेरण। किस प्रकार का प्रेरण? जब एक कुंडली में से विद्युत वाहक बल बनाए अपन, क्या लगाए अपन? विद्युत वाहक बल ना कह के मैं कहूं, विद्युत वाहक बल ना कह के मैं कहना चाहूंगा अपन विभव लगाएं। क्या लगाएं? विभव। या फिर सीधी सीधी बात है भाई, अपन यदि बैटरी लगाएंगे दिक्कत हो जाएगी, अपन लगाते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या लगाते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या बदलती है? दिशा बदलती है। जब दिशा बदलेगी तो इससे लिंक्ड बार बार, इससे लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होगा और जिसकी वजह से साथ वाली कुंडली में क्या होगा? करंट बनना चालू हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहा करते हैं? इसे ही हम कहते हैं अन्योन प्रेरण। जब एक कुंडली में से धारा प्रवाहित होती है, उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब उसके साथ में रखी हुई एक दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है और जिसकी वजह से उसमें धारा प्रवाहित होना चालू हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको बंद लूप होना चाहिए, ठीक है। चलो इसे कर देते हैं क्लीन, देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। स्वप्रेरण क्या है?
बहुत सिंपल सा प्रश्न है सर। स्वप्रेरण ये होता है जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो, क्या हो, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो, और मान लेते हैं अपन ने जो स्रोत लगाया है वो प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है, तो क्या होगा, जब भी किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, वैसे इसकी दिशा निर्धारित नहीं रहती, पर मान लेते हैं यदि इस दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो इससे लिंक्ड, इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में आएगा परिवर्तन, और वो इसमें वापस धारा बनाएगा, लेकिन धारा बनाने की जो दिशा होगी वो विपरीत दिशा में होगी। क्या होगी, इसमें प्रेरित धारा विपरीत दिशा में होगी, जो क्या करेगी, इसका विरोध करेगी। इसे अपन क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली में से, ध्यान देना, जब किसी कुंडली में से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उससे लिंक्ड, उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और उसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसी कुंडली में वापस से धारा प्रवाहित होना चालू हो जाती है, तो इस प्रकार के चीजों को हम कहते हैं स्वप्रेरण। क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहा करते हैं स्वप्रेरण। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर। आओ भाई, अब बढ़िया तरीके से अगले प्रश्नों पर आते हैं, जो 3 अंकीय प्रश्न है। किस प्रकार के प्रश्न है अपने ये? 3 अंकीय प्रश्न। बहुत सिंपल सिंपल से हैं, अच्छे अच्छे से हैं, और मजा आएगा। कह रहे हैं वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। भाई तुम्हें याद होगा किसका नियम, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या है, 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्या तुम्हें ये सूत्र याद है? जी सर, ये सूत्र याद है। अब आगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं कहता हूं, मान लेते हैं करंट एलिमेंट ले लेते हैं छोटा सा डीएल, ठीक है, और ये केंद्र के साथ कितनी डिग्री बना रहा होगा, 90 डिग्री, और ये दूरी कितनी हो जाएगी सर, आर हो जाएगी, वही त्रिज्या है। आगे बढ़ते हैं, मैं कहता हूँ इसका यदि मैं समाकलन कर दूं तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, बटे का आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन 90 डिग्री। क्या लिखा हुआ है, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू तो आप जानते हैं कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है सर 1। तो ये इंटीग्रेशन के साथ हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा, हमारे पास डीएल बचेगा। क्या बचेगा, डीएल बचेगा। अब जब आप इस डीएल का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डीएल क्या आएगा आपके पास, वो आ जाएगा सर 2 पाई आर। क्या आ जाएगा ये हमारे पास, 2 पाई आर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात लग रही है? बहुत सिंपल है भाई, शॉर्ट में बता रहा हूं, तरीके से लिखेंगे अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और इंटू में क्या आ जाएगा सर, आई आएगा, अपॉन में क्या आएगा सर, आर स्क्वायर आएगा, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा सर, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 पाई आर। देखो भाई, पाई से तो पाई खत्म, 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा, और आर स्क्वायर से एक आर खत्म। बी का फाइनल फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। देखो भाई कितना इजी फॉर्मूला था। क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ गई? जी सर, बहुत इजी है, आसानी से बन जाएगा। लो भाई करते हैं सेव और देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत सुंदर सा, जो आपके लिए आ सकता है। ठीक है, वो अगला प्रश्न क्या है, शंट क्या है। बहुत अच्छा सुंदर सा सवाल, शंट क्या है। ठीक है, चांसेस कम है लेकिन मिल जाएगा, तो क्या करोगे, तो बता दो भाई। जब हम किसी अमीटर या कह लीजिए गैल्वेनोमीटर में से करंट नापना सकते हैं, क्या सकते हैं, नाप सकते हैं, यदि अपन करंट गैल्वेनोमीटर में से, और हाई करंट फ्लो कराना है, क्या करना है, हाई करंट फ्लो कराना है, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, एक शंट लगाना पड़ेगा। शंट क्या होता है, एक अल्प प्रतिरोध का छोटा सा तार होता है, जिसको अपन क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में लगा देते हैं। अब इसकी वजह से ज्यादा करंट यहां से फ्लो हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध कम है, करंट यहां से जाएगा, तभी इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो गया है, अमीटर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न क्या है वो भी देख लिया जाए। बिल्कुल सर, देखा जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार का है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, जब एक कुंडली में से धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और साथ में आसपास रखी किसी द्वितीयक कुंडली में, कोई दूसरी कुंडली यदि रखी होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, धारा बनना चालू हो जाती है, बशर्ते शर्त क्या है, वो क्लोज होनी चाहिए, बंद लूप होना चाहिए। यदि वो लूप बंद है तो उसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होना चालू हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और फैराडे के नियम वो तो अभी मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आगे बढ़ सकते हैं और देखते हैं अपन आगे की ओर बढ़िया तरीके से चीजें कि अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है। प्रत्यावर्ती धारा यह एक इस प्रकार की धारा है। ये किस प्रकार की धारा है, ये इस प्रकार की धारा है जो समय के साथ साथ एक नियत समय अंतराल में अपनी दिशा को तथा परिमाण को बदलती रहती है। ठीक है, मान लेते हैं पहली बार में ये क्या होगी, शून्य से उठती हुई बहुत अधिकतम जाएगी, वापस शून्य होगी। समझना, कुंडली में बता दूं या इस प्रकार से परिपथ बना के बता देता हूं। मैं कहता हूं पहले एक दिशा में जाएगी, पहले एक दिशा में जाएगी, ठीक है, शून्य से अधिकतम होगी, फिर वापस क्या आ जाएगी, शून्य, मतलब अधिकतम होते 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 वापस क्या आ जाएगी,
शून्य हो जाएगी। फिर वही दूसरी दिशा में जाएगी। दूसरी दिशा मतलब यदि धारा पहली बार में इस दिशा से जा रही थी तो अगली बार में धारा दूसरी दिशा में से जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरी दिशा से जाएगी। तो एक ऐसी धारा, एक ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ साथ, नियत समय अंतराल के साथ साथ अपना परिमाण भी बदलती है और दिशा भी बदलती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, अभी बताओ, क्या तुम कह सकते हो कि सर ये प्रत्यावर्ती धारा है? जी सर, ऐसे ऐसे वेव जैसी बन रही है तो लग रही है प्रत्यावर्ती धारा है। नहीं पगले, ये प्रत्यावर्ती धारा नहीं है। ध्यान से समझना, प्रत्यावर्ती धारा में क्या बोला मैंने, दिशा बदलनी चाहिए। दिशा कब बदलेगी, जब अक्ष के नीचे आएगी। क्या ये प्रत्यावर्ती धारा है? नहीं सर। मैं कहता हूं बताओ, क्या ये प्रत्यावर्ती धारा है? नहीं सर। मैं कहता हूं एक बात बताओ कि बहुत सिंपल सा डायग्राम बना के देता हूं, आप बताना क्या ये प्रत्यावर्ती धारा है? ध्यान दो, कह रहा हूं क्या ये प्रत्यावर्ती धारा है? जी सर। क्यों? क्योंकि दिशा और परिमाण दोनों ही बदल रही है। ठीक है, केवल परिमाण बदलना अच्छी बात नहीं है, दिशा और परिमाण दोनों बदलेंगे तो क्या कहलाएगी, वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में दो अंतर। असल में 3 अंक की प्रश्न है तो आपको ये आ सकता है कि 3 अंतर लिखिए। कितना आ सकता है सर? 3 अंतर लिखिए। तो आओ भाई, अपचाई और उच्चाई, ये क्या लिखा है? उच्चाई मतलब कि वोल्टेज को बढ़ाएगा। क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है, तो करंट को क्या करता है? कम। अपचाई क्या करता है? वोल्टेज को कम, सॉरी, अपचाई क्या करता है? वोल्टेज को कम करता है, तो करंट को बढ़ाता है। ठीक है, उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में, ध्यान देना, उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में क्या होते हैं? कम टर्न होते हैं। ठीक है, कम चक्कर होते हैं, तो अपन कहेंगे कि एनपी कम होता है एनएस के मुकाबले में। यहाँ पर उल्टा एनएस कम होता है एनपी के मुकाबले में। ठीक है, चलो अच्छे से अंतर समझ लेना, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना और मिल जाएंगे आपको ये एग्जाम में, तो अच्छे तरीके से लिख कर भी आना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संदर्भ में लेंज का नियम लिखिए और समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। देखो भाई, लेंज का नियम तो तुम्हें मैं समझा चुका हूं कि धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से वो बनी है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार है। कैसे है भाई? आओ समझाता हूं। मैं कह रहा हूं एक बात बताओ, जब तुम चुंबक को, ध्यान देना, मैं कहता हूं जब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा था और तुम भी नॉर्थ पोल ही आगे लेकर जा रहे थे, तो वो भी नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, वो इसको प्रतिकर्षित करेगा और तुम जबरदस्ती लेकर जाना चाहोगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कार्य। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो तुम्हारे द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य किस प्रकार का? तुम्हारे द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य, तुम्हारे द्वारा लगाई गई यांत्रिक ऊर्जा किस रूप में स्टोर हो जाएगी? उसके अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगी, संचित हो जाएगी। तो एक प्रकार से हमारे द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है ना, इसलिए हम कहेंगे कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। क्या कोई परेशानी वाली बात है? जी नहीं सर। आओ अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न, सुंदर प्रश्न, लेकिन बड़ा सॉल्यूशन जो टाइम निकाल देगा आपका। तो हाँ भाई, सिंपल वे में समझा देता हूं। मैं कहता हूं यहाँ पर अपने पास क्या है? एक प्लस का आवेश है, एक माइनस का आवेश है, एक प्लस का आवेश है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2a। मैं कहता हूं इसके केंद्र से, कहां से? इसके केंद्र से आर दूरी पर, अक्षीय स्थिति का मतलब बता रहा हूं, आर दूरी पर आपको क्या निकालना है? विभव निकालना है। सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है सर? इसको ले लेंगे अपन आर माइनस ए और वहीं पर दूसरी वाले को ले लेंगे सर अपन आर प्लस ए। क्या ले लेंगे? एक को आर माइनस ए और दूसरे को क्या ले लेंगे अपन? आर प्लस ए। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर। अब दोनों का विभव निकाल डालो और दोनों को क्या करो? प्लस। देखो भाई, वी ए, यदि मैं किसी का नाम दे दूं ए और किसी का नाम दे दूं बी, तो वी ए क्या आएगा? यहां से दूरी देख लो, आर माइनस ए, तो ये हो जाएगा सर के क्यू अपॉन में आर माइनस ए। वहीं पर वी बी क्या हो जाएगा? माइनस का के क्यू अपॉन में आर प्लस ए। सर माइनस क्यों लिए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, माइनस इसलिए लिया जाना है क्योंकि विद्युत विभव की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं, जब आप तीव्रता की बात कर रहे थे तो वहां पे दिशा का हिसाब लगाते थे तो माइनस प्लस दिशा बताता था। यहाँ पे माइनस प्लस लेना जरूरी है क्योंकि ये एक अदिश राशि है। आप क्या करना है? यदि आपको कुल विभव निकालना है तो V बराबर वी ए धन वी बी जोड़ दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। बाकी चीजें आपकी कॉपी में लिखी होंगी, तो उस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को ऐड भी कर लीजिए, सॉल्व करते करते पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, सेव करते हैं और इसी चीज को ध्यान रखिएगा, आगे डिटेल में इसको समझना होगा। क्यों? क्योंकि अब हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति की। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है सर? वही सिंपल
सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश है सर, यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश है। बीच से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर सर, बीच से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर हमें विद्युत विभव निकालना है। ये कौन सी स्थिति कहलाती है सर, ये कहलाती है निरक्षीय स्थिति। अब यदि अपन बात करते हैं कि यहाँ से ये दूरी, यदि मैं कहता हूँ ये ए है वो पी है, तो कहता हूँ मैं एपी, और इसे कहता हूँ मैं बीपी, क्योंकि ये बिंदु पी है, ठीक है, ये बिंदु बी है। बीपी और एपी अब हिसाब लगाते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। मैं कहता हूँ सर वी ए क्या आएगा सर, वो आ जाएगा के क्यू अपॉन में एपी, और सर वीबी क्या आ जाएगा सर, वीबी आ जाएगा माइनस, क्या माइनस वहां पे लिखा तो यहाँ पर लेना पड़ेगा मुझे माइनस, और ये आएगा प्लस का के क्यू अपॉन में बीपी। अब यदि आपने सिमेट्री पढ़ी है, चैप्टर 1 पढ़ा है, तो बहुत इजी वे में आपको पता होगा कि एपी और बीपी क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। और यदि एपी और बीपी दोनों बराबर होंगे तो ये हो जाएगा सर के क्यू अपॉन में एपी। अब यदि मैं दोनों को जोड़ूं, एक माइनस में और दूसरा प्लस में, तो टोटल कितना आ जाएगा सर, टोटल आ जाएगा 0। इसका अर्थ ये है कि निरक्षीय स्थिति में कुल विभव कितना होता है, शून्य हुआ करता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े, बिल्कुल सर बढ़ सकते हैं, और देखते हैं अपने सुंदर सुंदर से अगले प्यारे से क्वेश्चन। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जब इनकी प्लेटों के बीच एक परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ है। चलो भाई देखना, ध्यान देना, मैं कह रहा हूं ये अपने पास क्या हो गया, प्लेट, और इसके बीच में क्या है, परावैद्युत माध्यम तरीके से भर दिया गया है। ठीक है, ये वाला प्रश्न आ गया। अब मैं कह रहा हूं इसकी मोटाई कितनी है सर, टी है, तो हवा कितनी जगह में होगी सर, यदि मोटाई टी है तो हवा डी माइनस टी जगह में होगी, यदि प्लेटों के बीच की दूरी में डी लेके चलता हूं तब। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल, अपन दोनों टाइम पे क्या निकालेंगे विभव, पहले हवा के टाइम पे तो वी एयर लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की, और गुणित में एयर वाला डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी, क्योंकि इतनी जगह में एयर मतलब कि हवा है। दूसरा क्या हो जाएगा, परावैद्युत माध्यम के लिए के लिखता हूँ, और ये हो जाएगा सर ई के का, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में टी। अब क्या करिए, इसका मान रखिए, ई ए का मान कितना होता है सर, वो हुआ करता है सिग्मा अपॉन में एपिसिलॉन नॉट और डी माइनस टी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सर, सिग्मा अपॉन में एपिसिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा सर डी माइनस टी। ठीक है, अब इनका मान अपन क्या रखेंगे, जब दोनों को अपन जोड़ देंगे वी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या, दोनों में से सिग्मा कॉमन आ जाएगा और अपॉन का एपिसिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एपिसिलॉन नॉट क्या आ गया, कॉमन। क्या बचता अपने पास, यहाँ पर सर टी था तो इसको टी ही कर देता हूँ, तो सर यहाँ पर जब मैं जोड़ूंगा तो यहाँ बचेगा डी माइनस टी, और यहाँ पे आएगा टी अपॉन में के, तो ये बचता है डी माइनस टी, और ये आ जाएगा अपने पास मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा टी अपॉन में के। ठीक है, बस बहुत सिंपल सी बात है, टी कॉमन लेना है और अपन को क्या निकालना है, धारिता, तो ये सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर क्यू अपॉन वी, इस सूत्र में रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, डिटेलिंग दे दी है, अच्छे से तरीके से सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया से प्रश्न, और कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को जल्द से जल्द। ठीक है, तो इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए प्रश्न ये है हमारे पास, बहुत सिंपल सा, एक वृत्ताकार धारा लूप के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निर्मित करना है। कैसे करेंगे भाई, बहुत सिंपल है, मैं कह रहा हूँ ये अपने पास ये है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इसके अक्ष पर यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर निकालना है, यहाँ से इसकी त्रिज्या आप लेंगे a, ठीक है, ये दूरी लेंगे अपन r, और यहाँ पे अपन इस प्रकार से निकालेंगे। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ये क्या होगा सर, यहाँ पर एक क्षेत्र बनेगा, यहाँ पर एक क्षेत्र बनेगा, सर ये एंगल यदि फाई है तो इस प्रकार से यहाँ फाई बनेगा, तो सर यहाँ पर बन जाएगा अपना db cos फाई, क्या बन जाएगा सर, db cos फाई, तो यहाँ क्या बन जाएगा सर, db sin फाई, वहां पर ऊपर क्या बन जाएगा सर, वो फिर से बनेगा db cos फाई। आप जानते हैं ऊपर नीचे वाले कंपोनेंट क्या कर देंगे, दूसरों को काट देंगे, और db sin फाई क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे। तरीके से करना, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेना, आंसर आ जाएगा। कुछ और हिंट दे देता हूं ताकि तुमसे और इसी तरीके से बन जाए। देखो भाई, db इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर क्या है, दूरी, तो दूरी तो ये है अपने पास, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब नहीं दिमाग लगा पा रहे हो तो बता दो, पाइथागोरस लगाया है इसके लिए। ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा अपने पास, इंटू में आएगा सर साइन फाई, सर साइन थीटा का क्या हुआ, यहाँ पे एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का, तो वो हट जाएगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को लगाइएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, आपके उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में समझाएंगे लेकिन थोड़ा रुक के, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाए ये भी तो अच्छी बात नहीं है। चलो भाई, तो ऐसे करते हैं क्लीन, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लॉरेंज बल क्या है, इसका व्यंजक ज्ञात करें और बताएं कि किस स्थिति में यह बल न्यूनतम या अधिकतम होता है। बहुत सिंपल सी बात है, लॉरेंज बल का अर्थ ये हुआ कि जब आप किसी आवेश को
विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में रखते हैं, तब उस पर जो बल कार्य करता है वो अपने लिए लॉरेंज बल कहलाता है। अब यदि मैं कहूँ चुंबकीय क्षेत्र में, तो सर वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, तो ये होगा सर क्यू इंटू में वी क्रॉस बी। और यदि मैं कहूँ कि विद्युत क्षेत्र में कौन सा बल लगता है, तो सर वो लगता है अपने पास क्यू गुणित में ई। दोनों में से क्यू कॉमन ले लूं, बिल्कुल सर, तो क्यू कॉमन ले लूं तो ये बच जाएगा वी क्रॉस बी, और प्लस में क्या आ जाएगा ई। अब यदि मैं कहूँ ये सबसे कम कब होगा, साइन थीटा कम कब होता है, 0 डिग्री पर। जब v और b के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो लॉरेंज बल सबसे कम होगा, और जब वो 90 डिग्री होगा तो लॉरेंज बल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए इसे करते हैं सेव, करते हैं क्लीन, और देखते हैं हमारा अगला सुंदर सा प्रश्न क्या है। सुंदर सा प्रश्न, किसी लंबी परिनालिका के 100 प्रेरकत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करें, बताएंगे यह किन कारकों पर निर्भर करता है। आओ भाई 100 प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करते हैं। क्या है, सबसे पहले तो उसका चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है सर, म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर एन क्या है, प्रति एकांक, समझना, प्रति एकांक लंबाई पर चक्रों की संख्या। इसको मैं दूसरे शब्द में लिखूं तो म्यू नॉट एन आई, और बटे में क्या आ जाएगा एल। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ करता है सर एन बी ए। क्या होता है, एन बी ए। लेकिन फ्लक्स का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता था एल इंटू में आई। एल क्या है, 100 प्रेरकत्व ही तो है। ठीक है, और एन बी की जगह पर ये लिख देंगे, ये लिखेंगे म्यू नॉट एन, और क्या है आई, बटे में क्या है एल, और गुणित में क्या है ए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो भाई, इस आई से इस आई को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो एल बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट एन 2 बार है तो एन स्क्वायर आई, और बटे में क्या आ जाएगा अपने पास एल आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इसे करते हैं सेव, और बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, चलो तो अगला प्रश्न देखते हैं अपने पास। एक वृत्ताकार छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ध्यान देना, मैं कहता हूं अपने पास बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से हमारे पास ये बन रखा है अपना चुंबकीय क्षेत्र। क्या बन रखा है ये सर, ये बन रखा है अपना चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र रेखा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ओर जा रही है सर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही है अंदर की ओर। अब मैं कहता हूं यहाँ पर अपन ने क्या बना लिया, बहुत बढ़िया तरीके से एक सिस्टम बना लिया है, और कहते हैं यहाँ पर एक रॉड लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं अपन, यहाँ पे रॉड लगाते हैं, जिसकी लंबाई क्या ले लेते हैं अपन, लंबाई ले लेते हैं सर एल। ठीक है, अब यदि अपन ने रॉड की लंबाई ले ली है एल, और मैं कहता हूं इसको हल्का सा डिस्टेंस दूरी dx घुमाते हैं dt टाइम में, तो बताओ भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा सर, इसका क्षेत्रफल था एल गुणित में एक्स। क्या था, एल गुणित में एक्स। ठीक है, मैं कह रहा हूँ लंबाई गुणित में चौड़ाई। भाई यदि मैं पूरी दूरी को एक्स ले रहा हूँ तो इसको dx ले लिया। अब यदि कोई पूछता है कि भाई विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो वो होगा सर माइनस डी फाई बटे में dt। क्या होगा, माइनस का डी फाई बटे में dt। अब फाई क्या है सर, फाई है फ्लक्स, तो वो होता है बी ए कॉस थीटा। क्या होता है सर, बी ए कॉस थीटा। बी मतलब कि विद्युत क्षेत्र, नहीं 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 चुंबकीय क्षेत्र, और ए मतलब कि एरिया, जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, इसलिए हो जाएगा एल एक्स, और बटे में आ जाएगा डी टी। देखो बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो नियत है, एल मतलब लंबाई भी नियत है, लेकिन एक्स बदल रहा है ना, तो एक्स को अंदर छोड़ देंगे। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर ई इज इक्वल टू माइनस ये बी और एल बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा dx बटे में dt, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा E बराबर b इंटू में l इंटू में v। सर ये माइनस कहां गया, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो dx बटे में dt क्या आएगा, माइनस के v के बराबर होगा। क्या दिखाता है भाई, विपरीत दिशा में वेग है। ठीक है, तो चलो तुम्हें समझ में आ गया, इसका सूत्र क्या आ जाएगा, b इंटू में l इंटू में v। ठीक है, चलो इसे करते हैं क्लीन, और बढ़ते हैं आगे, और देखते हैं अपना सुंदर सा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, प्रश्न है चौक कुंडली का सिद्धांत क्या है। बहुत बढ़िया भाई, चौक कुंडली क्या होती है, स्वप्रेरकत्व के सिद्धांत पे काम करती है, एसी करंट को रोक देती है और डीसी करंट को जाने देती है। अगला प्रश्न ये है, चौक कुंडली में बहने वाली धारा को वाटलेस करंट क्यों कहते हैं। वाटलेस मतलब जहां पे धारा नहीं हो, सॉरी वाट नहीं हो, वाट मतलब कि पावर का ऐसे मत रखे। तो जब भी केवल और केवल क्या लगाओ, ध्यान से याद रखना, अच्छी चीजें समझा देता हूं, केवल और केवल एक कुंडली लगी हो, क्या लगी हो, कुंडली लगी हो, या केवल और केवल संधारित्र बस लगाओ, तो इन कंडीशन में जो पावर होती है, मतलब शक्ति होती है, वो कितनी होती है, शून्य होती है। मतलब शून्य वाट मतलब वाटहीन धारा कहते हैं, वाटलेस धारा कहा करते हैं। ठीक है, चलो तो इसे करते हैं सेव, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सुंदर से अगले प्रश्न क्या है। ठीक है, तो एसी जनरेटर पर एक नोट लिखना है, बहुत सिंपल है। एसी जनरेटर क्या होता है सर, एसी जनरेटर में होता है अपने पास प्यारा सा रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार एक आर्मेचर हुआ करता है। यहाँ पे अपन दो मैग्नेट लगाते हैं,
ठीक है, चुंबक लगाते हैं एक नॉर्थ पोल और दूसरा किस तरह बिहेव करता है सर, साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे बढ़िया प्यारे तरीके से अपन दो रिंग लगा देंगे जो आगे की तरफ वर्क करेंगे, और यहाँ पर अपन कार्बन के ब्रश लगाएंगे, जिससे क्या होगा, करंट बहते हुए आगे की तरफ इस लोड प्रतिरोध पे जाके संचित हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एसी जनरेटर। एक एक पार्ट्स को डिफाइन करके आना, बढ़िया तरीके से डिफाइन करके आना, ताकि और भी अच्छे तरीके से आप नंबर पा सके। ठीक है, चलिए तो ऐसे करते हैं क्लीन और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत ट्रांसफार्मर का वर्णन करें। सबसे पहले रेखांकित आरेख। क्या है, रेखांकित आरेख कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। देखो भाई, अपन लोहे का पटलित क्रोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर, लोहे का पटलित क्रोड बना देंगे, और फिर उसमें अपन क्या चिपकाएंगे सर, उसमें अपन लपेटेंगे बढ़िया तरीके से तार। ठीक है, बहुत सिंपल सा ट्रांसफार्मर बनाया है। तुम चाहो तो तुम्हें प्यारे तरीके से इसको दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास बढ़िया सा ट्रांसफार्मर है, जो मैंने तुम्हें शायद पहले वाले लेक्चर्स में भी दिखाया है। हाँ, मैंने तुम्हें पहले लेक्चर्स में दिखाया है, और यदि आप डिटेलिंग में समझना चाहते हो तो ऐप पे जा सकते हो। ये ट्रांसफार्मर है, आपने देखा होगा बैटरी से निकाल के लाया हूँ, तो ये वही ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, मैं कहता हूँ इसमें बढ़िया तरीके से क्या लगाता हूँ, वायर्स। क्या लगाता हूँ, बढ़िया तरीके से वायर्स लगाता हूँ। ठीक है, और ये लपेट दिया अपन ने वायर, दूसरी तरफ भी वायर लपेटते हैं, बिल्कुल सर। तो दूसरी तरफ भी क्या लगा दी अपन ने, वायर लगा दी। अब इसको अपन कनेक्ट कर देंगे, एक तरफ हम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, या कह लीजिए लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, और दूसरी तरफ अपन एसी सोर्स लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपना ट्रांसफार्मर तैयार है। सिद्धांत क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। परिणमन अनुपात किसे कहते हैं सर, NS अपॉन में NP को परिणमन अनुपात कहते हैं। इसे R से निरूपित किया जाता है। NS मतलब द्वितीय कुंडली में कितने चक्कर लगे हैं, कितने फेरों की संख्या है, और NP मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है। ठीक है, चलो इसे करते से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेगा। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिससे अपन वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या वोल्टेज को कम कर सकते हैं, और सारी चीजें बात कर सकते हैं। ऊर्जा हानियों की बात करूं तो पटलित क्रोड लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि एडी करंट मतलब भंवर धाराओं से अपना बचाव हो सके। ठीक है, चुंबकीकरण चुंबकीकरण भी होता है, मतलब अचुंबकीकरण भी होता है, उससे भी नुकसान होता है। इस प्रकार के कुछ नुकसान होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एलसीआर परिपथ में निम्नलिखित बिंदुओं का वर्णन करें। सबसे पहले विद्युत परिपथ बनाना है। अंतिम प्रश्न है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं कह रहा हूं एलसीआर। एलसीआर का मतलब ये हुआ, एल मतलब की कुंडली बनानी है, सी मतलब की संधारित्र बनाना है, और आर मतलब की क्या है, प्रतिरोध बनाना है। तो ये अपना बढ़िया तरीके का चित्र बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज VL, यहाँ पर वोल्टेज क्या है VC, और यहाँ पर वोल्टेज क्या है सर, ये है VR। ठीक है, ये है L, ये है C और ये है R। बढ़िया तरीके से चित्र, अच्छे तरीके से चित्र, ताकि अच्छे नंबर मिले। वोल्टेज क्या है सर, V0 sin ओमेगा t। ठीक है, अगला प्रश्न, फेजर आरेख, फेजर डायग्राम बनाना है। तुम्हें पहले वाले लेक्चर्स में भी समझाया है अच्छी तरीके से डिटेलिंग में। पहले वाले लेक्चर क्यों कहूं, तुम अभी समझ रहे होगे शायद मुझसे, तो आओ भाई तुम्हें समझा देता हूं। मैं कहता हूं ऐसे पहले ये बना लेना, इस पे लिखना L, इस पे लिखना C और इस पे लिखना R। क्या लिखना है, L C और R, L C और R, L C और R। याद रखो, ये VL है वोल्टेज किसका, L का मतलब की कुंडली का, VC वोल्टेज किसका, कैपेसिटर का मतलब संधारित्र का, और VR मतलब वोल्टेज किसका, प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टर का। और करंट कोई पूछे सर करंट क्या है, तो सर करंट की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब यदि कोई पूछे रिजल्टेंट क्या आएगा, मैं कहता हूं मान लेते हैं कि L का वोल्टेज C से ज्यादा है। क्या है, L मतलब कि कुंडली का वोल्टेज प्रतिरोध से ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुल वोल्टेज इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, इसका वोल्टेज लिखेंगे VL माइनस VC। ठीक है, अब यदि VL माइनस VC लिख रहे हैं और इस तरफ VR है, तो अपन इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे आएगा सर, ये रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, और ये कोण कितना बन रहा है, ये फाई बन रहा है, जैसे अपन क्या कहते हैं, कालांतर, कलांतर कहते हैं, कालांतर नहीं। ठीक है, ठीक, ये समझ में आ गया फेजर डायग्राम क्या है। आगे बढ़ते हैं, परिणामी वोल्टता कैसे निकालेंगे। परिणामी वोल्टता बहुत सिंपल है। यदि मैं कहूं कि ये क्या है, तो मैं कहता हूं सर ये VL माइनस VC है, और ये क्या है सर, ये VR है। अब यदि मुझे परिणामी वोल्टता ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, बहुत सिंपल है, अपन लगाते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। क्या हो जाएगा, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2, आधार क्या है VR, तो VR की घात 2, और धन में क्या हो जाएगा VL माइनस VC की घात 2। यहां से भी हटाता हूं, यहाँ पे रूट लगाता हूं, ये आ गया अपनी परिणामी वोल्टता का सूत्र। क्या कोई परेशानी वाली बात है, जी नहीं सर। आगे पूछा था प्रतिबाधा, प्रतिबाधा मतलब कितनी रुकावट आएगी। अब बताओ भाई, V बराबर क्या होता है IR। अब चूंकि तीन चीजें लगी हैं, याद रखना, एक चीज लगी होगी तो अपन इसकी वजह से रुकावट बोलेंगे, तीन चीजें मतलब प्रतिबाधा है, जो रेजिस्टेंस अपन बोलते हैं ना,
तीन चीजें लेंगे तो उसे हम बोलते हैं प्रतिबाधा। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू जहाँ आई आर होता है हम इसे कहेंगे आई जेड। क्या कह देंगे सर? हम इसे कह देंगे आई जेड। तो ये हो गया अपने पास आई जेड बराबर वो है, तो जेड निकालना तो उस पूरे को क्या करेंगे आई से भाग कर देंगे। ये हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस में वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतिबाधा आ गई और कालांतर अपन फाई यहाँ से निकाल सकते हैं। जो सूत्र बनाएंगे अपन टेन फाई का जो होता है वी एल माइनस बी सी, सामने जो है लंब बटे में क्या हो जाएगा आधार जो है अपने पास वी आर। तो इस प्रकार से मैंने किया है इस लेक्चर को बढ़िया तरीके से समाप्त और आपको डिटेलिंग दे दी है त्रैमासिक परीक्षा में आने वाली सारी चीजों के बारे में। ठीक है, यदि इसी प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं और कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है जब आपके प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं देता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आर्यविहान के प्यारे प्यारे से बैच, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको कभी भी कोई भी प्रश्न पूछना है, हमारे पास एआई का बहुत बढ़िया सा सॉफ्टवेयर है, बहुत बढ़िया तरीके से हमने बनाया है। आप कोई भी प्रश्न उस पर डालेंगे, जो भी प्रश्न है आपको पूछना आप लिखिए, फोटो कीजिए, उसमें डालिए, आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी प्रश्न पूछना हो आप तुरंत पूछ सकते हैं। तैयार है आर्यविहान आपके हर एक सवाल के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये भी पसंद आया है तो कीजिए सब्सक्राइब, कर दीजिए लाइक और करिए उन दोस्तों को शेयर जो पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, और मिलते हैं अपन आर्यविहान के एक नए बैच में। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा गुड डे एंड थैंक यू।